iTech India welcomes all the participants for today's regional distance learning seminar series. Today's topic is mental health issue among PLHIV, and today's speaker is Dr. Bappa Tia Mondal sir. We welcome you, sir, for today's session and request you to start the session. थैंक यू। अच्छा, गुड आफ्टरनून, नमस्कार सभी को। मुझे बोला गया है हम हिंदी में ये सेशन कंटिन्यू करेंगे, तो इसीलिए हम हिंदी में बातचीत करेंगे, वार्तालाप करेंगे ये टॉपिक के बारे में। आज का जो टॉपिक दिया गया है मुझे डिस्कस करने के लिए वो है मेंटल हेल्थ इशू, मानसिक स्वास्थ्य एंड उसका समस्या एमोंग द पीएलएचआईवी। इसका मतलब जो एचआईवी पेशेंट्स रहते हैं उसका लाइफ में मानसिक स्वास्थ्य का प्रभाव कैसे रहता है और उसका लेकर क्या क्या बीमारी और क्या क्या समस्या उसका जीवन में आता है पूरा जिंदगी में, उसको लेकर हम बात करेंगे और उसका समस्या का हल भी ढूंढेंगे। तो हम ये सेशन शुरू करेंगे एक छोटा सा स्टोरी से। ये हम जो सेंटर में काम करते हैं एटी सेंटर में, उसका ही एक छोटा सा घटना है। एक दिन एटी सेंटर का शाम का टाइम में अराउंड 3:30 to 4 अराउंड उस टाइम में एक मुझे वार्ड ने बताया एक बच्ची बैठी है और एक्चुअली हम लोग का काज खत्म होने वाला था और देखा है वो शी इज क्राइंग, वो रो रही है। और उसको हम लोग जब पूछा तब बताया वो एटी सेंटर में शेल्टर लेना चाहते हैं, घर नहीं जाना चाहते क्योंकि घर में उसका जो बाबा है वो भी एचआईवी पॉजिटिव है। वो उसको रोज डांटती है, उसका जो माँ है इसका मतलब उसका जो वाइफ है वो उसका सतीली है और वो भी उसको डांटती है और वो दारू पी के उसको रेगुलर मारा पीटी करती है। तो इसीलिए वो घर नहीं जाना चाहते और घर से भाग के एआईटी सेंटर में शेल्टर लेने के लिए आया है। तो फिर वो बच्चा एडोलेसेंस गर्ल, उसका अंदर में इतना भर डर डर और टेंशन और उसका जो मानसिक स्थिति बहुत ही खराब थी। सो हम लोग का जो कम्युनिटी केयर कोऑर्डिनेटर उसको धीरे धीरे संभाला, उसको एक शेल्टर रूम में डाला और उसका मानसिक स्थिति को मनोरोग चिकित्सक से संपर्क करके और हम लोग का काउंसलर जो है वो लोग डिस्कस करके उसको स्टेबल किया। फिर उसको उसका होम में रिहेबिलिटेट किया गया। तो उसमें देखिए ये घटना का अंदर बहुत सारा समस्या एक साथ ऊपर आ गया है। जैसे वो बच्चा एडोलेसेंस है और उसका अंदर एक फियर एंजाइटी डिप्रेशन है क्योंकि उसका घर में मानसिक निर्यातन चल रहा है और उसका साथ वो एचआईवी पॉजिटिव भी है और वो दवाई खाना चाहती है मगर घर में उसको दवाई और खाना ठीक से नहीं मिलता है। और देखिए उसका पिताजी, उसका भी प्रॉब्लम है। उसका पिताजी अल्कोहलिक है, दारू पीता है और वायलेंस बिहेवियर करता है बच्चा का ऊपर और वो सामाजिक में एक न्यूसेंस पैदा करता है, वो भी दवा नहीं खाता है। तो देखिए सिर्फ अगर हम लोग दवा दे के छोड़ देते कोई एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट्स को, तो अगर उसका मानसिक स्थितियाँ को और उसका साथ जुड़े हुए बहुत सारा प्रॉब्लम्स है उसको अगर प्रॉपरली हैंडल नहीं करेंगे तो देखिए वो दवा खाना छोड़ देगी और वो और भी प्रॉब्लम, वो लड़की हम लोग का सेंटर में आई तो अच्छी है मगर इधर उधर भाग जाएगी और उसका लाइफ का और भी बहुत रिस्क और प्रॉब्लम्स आ सकती है। और उसका जो फादर है उसका भी फिजिकल हेल्थ डिटोरिएट होता है ड्यू टू अल्कोहलिज्म के वजह से। तो इसीलिए देखिए ये बैकग्राउंड कितना इम्पोर्टेंट है। ये ये इंसिडेंट्स का ऊपर निर्भर करके हम लोग आज डिस्कस करेंगे ये कैसे एचआईवी पेशेंट जब हम लोग का एआरटी सेंटर में रजिस्ट्रेशन करता है उसका बाद उसका जो रेगुलर फॉलोअप चलता है, उसका जो पूरा जर्नी है उसमें मेंटल हेल्थ इश्यूज क्या क्या आता है, उसको कैसे नजर रखेंगे, क्या क्या चीज देखना है, क्या क्या काम हम लोग करेंगे और जब जरूरत पड़े हम लोग स्पेशलिस्ट के पास कब कब भेजेंगे। ऐसे ही एचआईवी बहुत ही प्रॉब्लम्स है। एचआईवी डिजीज जो है वो जब इन्फेक्शंस का आकार में आता है
उसका उसको लेकर जो जीता है उसको हम लोग PLHIV बोलते हैं। और PLHIV जब ART मिलता है वो स्टेबल रहता है, हम लोग सब जानते हैं। मगर जिसका ART नहीं मिलता है, कभी कभी उसका एड्स का बीमारी आ जाता है, और उसका उस सिचुएशंस में उसका न्यूरोलॉजिकल एंड मेंटल हेल्थ का भी बहुत प्रॉब्लम्स आता है। सो ज्यादातर देखिए एड्स डिमेंशिया कॉम्प्लेक्स और एड्स मेनिया और जो डेलीरियम ऐसे कुछ वर्ड्स हम लोग सुनते हैं, वो एड्स जो पेशेंट है उसको ही सिर्फ होते हैं। मगर वो एंड स्टेज ऑफ द लाइफ जिसका CD4 200 का कम है, बहुत ही कम्प्लेक्स अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हो जाता है उसका। मगर बाकी जो HIV पेशेंट जो HIV पॉजिटिव स्टेटस लेकर प्रॉपरली ART लेता है और बहुत दिन तक हम लोग का ART सेंटर में रेगुलर फॉलोअप में आता है, वो लोग का लाइफ में भी ये छोड़ के और भी बहुत कुछ मानसिक समस्या आता है, और उसका अंदर कुछ कुछ डिजीज जैसा प्रॉब्लम्स भी करता है। वो एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे HIV itself affects our neurons। हम लोग का जो ब्रेन है उसका न्यूरॉन्स को वो इन्फेक्ट करता है, और वो ब्रेन को इन्फेक्ट करने के वजह से कुछ मानसिक परिस्थिति और समस्या तैयार होता है, जो डिजीज पैदा करता है, मानसिक डिजीज तैयार करता है। उसका साथ जब HIV के बारे में उसको पता चलता है उसके इन्फेक्शन हो गया, तो सामाजिक से उसको ऊपर आरोप लगेगा, भेदभाव होगा, ये सोच विचार उसका अंदर में एक डर भय पैदा करता है। और उसको जब पता चलता है ये बीमारी कभी भी अच्छा नहीं होगा, पूरा जिंदगी भर लेना चलना पड़ेगा, और बाकी कुछ चीजों जो आम आदमी एंजॉय करते हैं उस पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस आ गया, अभी कुछ उसको लगता है कुछ रेस्ट्रिक्शंस आ गया, इसीलिए उसके जीवन में एक बहुत परिवर्तन, स्ट्रेस आ जाता है, और उसके लिए एंजाइटी होता है। इसका मतलब हम बोलना चाहते हैं HIV इटसेल्फ कॉजेज वो मेंटल डिजीजेस, मेंटल डिजीज वो इटसेल्फ बहुत कुछ मेंटल हेल्थ के इश्यूज तैयार करता है ड्यू टू इन्फेक्शन ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के इन्फेक्शन के लिए। एंड ये HIV बीमारी ये सिर्फ शारीरिक नहीं, ये सामाजिक साइको सोशल डिजीज बोलते हैं। सो ऑर्गेनो साइको सोशल डिजीज, तो इसके वजह से भी इसका लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं, जिसका मेन वजह है स्टिग्मा और भेदभाव का विचार, बहुत ही स्ट्रेस और बहुत भी एंजाइटी लेवल, और उसके लिए डिप्रेशन, एंजाइटी एटसेट्रा। ये सब उसका जो सुस्त रहने का जो मानसिक परिस्थिति उसको बहुत हैम्पर कर देता है, और उसका जो खुशी रहना और अच्छा रहने का लाइफ में बहुत ही रुकावट पैदा करता है। हम लोग ये देखते जानते हैं, स्पेशली जो बच्चा है, एडोलेसेंस है, और जो एकदम बच्चा और एडोलेसेंस जो है उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है इन जनरल टू अदर पॉपुलेशंस, जो जनरल पॉपुलेशन से उससे ज्यादा HIV पॉजिटिव होने से। क्योंकि वो बात लेकर हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे बाद में। एडोलेसेंस पीरियड बहुत ही नाजुक टाइम होता है, उस टाइम में ऐसे ही उन लोगों का मानसिक स्थिति बहुत टर्बुलेंस रहता है, बहुत उसमें दुला चलता रहता है। उस दलाचल में उसका HIV का स्टेटस और भी बहुत इम्पोर्टेंस उसमें ऐड कर देता है, जिसके लिए उसका डिप्रेशन और मानसिक बीमारियां ज्यादा महसूस होता है बाकी आम जनता के से ज्यादा। हम लोग देखते हैं जैसे एडोलेसेंस चाइल्ड और बच्चों में डिप्रेशन का कंडीशंस 6 to 12% होता है, एडोलेसेंस में 12% एंड चाइल्ड में 6% होता है। हम लोग का नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे में बताया, जैसे ये प्रिवेलेंस है 7.3% अमंग द चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंस एज ग्रुप 13 to 17 ईयर्स के अंदर। और इसका अंदर 8 to 13% का प्रॉपर मेंटल हेल्थ का जो सर्विस, जो उसका जो चिकित्सा, उसका जो काउंसलिंग, उसका जो केयर वो जरूरत है। और इसीलिए एडोलेसेंस बच्चा स्पेशली जो HIV है वो एक स्पेशल पॉपुलेशन है, उसका मेंटल हेल्थ के लिए और भी हम लोग को
सहानुभूतिशील होना पड़ेगा, और उसके लिए कुछ पैकेजेस भी हम लोग का पास है, वो हम लोग कैसे दे पाएंगे वो नेक्स्ट स्लाइड्स, कुछ स्लाइड्स में हम लोग डिस्कस भी करें। HIV पेशेंट्स का अंदर ये मानसिक बीमारी कैसे पैदा होता है, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स होता है। कोई एक वजह नहीं है जिससे HIV हो जाता है, जिससे मेंटल हेल्थ का इश्यूज तैयार होता है और कोई भी मेंटल डिजीज पैदा होता है। पहले तो हम लोग जो पता, HIV एक न्यूरो इन्फ्लामेशन करता है। हम लोग का ब्रेन का जो न्यूरॉन्स है, स्पेशल कुछ सेल्स, न्यूरोग्लायल सेल्स, वो एंडोथेलियल सेल्स है, उसको डायरेक्ट इन्फेक्ट करता है। वो ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करके जब अंदर जाता है, वो सब सेल्स को इन्फेक्ट करता है, उसमें सूजन पैदा करता है। और उसको लेकर हम लोग अगर देखेंगे, ब्रेन का डीप ग्रे मैटर्स में प्रॉब्लम करता है। वो फ्रंटल और बाइटोफ्रंटल एरिया में और ऑक्सीपिटल एरिया में, पैराइटल एरिया में और बेसल गैंग्लिया, ये सब एरिया में ज्यादा इन्फेक्शंस होता है। हम लोग CSF में भी मिलता है। तो ये सब लेकर धीरे धीरे उसका अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। उसका एड्स डिमेंशिया कॉम्प्लेक्स एक जगह से जैसे स्टार्ट होता है, उसका बाद ट्रिप्टोफान का डिप्लीशन होता है, और सेरोटोनिन, ट्रिप्टोफान, ये सब का डिप्लीशन होने से उसका डिप्रेशन का चांस भी ज्यादा होता है। ये HIV पार्ट से इटसेल्फ करता है। और उसका साथ उसका जो रिस्क फैक्टर्स है, उसका जो लाइफ स्टाइल्स है, जो जिसमें HIV का जो हाई रिस्क बिहेवियर ग्रुप्स है, जिसमें ड्रग यूजर्स जो है, उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स है। क्योंकि जो ड्रग यूज करते हैं, वो उसका बार बार क्रेविंग आना और विथड्रॉल होना, और कभी कभी उसमें सेप्टिसेमिया हो जाना, और वो क्रेविंग के वजह से वो कोई गलत काम कर देना, और कभी कभी उसका जो मानसिक स्थिति इतना बिगड़ जाता है, जो उसमें साइकोसिस और डेलीरियम जैसा प्रॉब्लम्स भी आ जाता है। जैसे हम लोग बोला है अभी, ब्रेन का क्रॉनिक इन्फ्लामेशंस और ट्रिप्टोफान डिप्लीशंस, ये वजह से धीरे धीरे उसका मेंटल हेल्थ, इंक्लूडिंग उसका मेमोरी, कॉग्निशंस और ब्रेन का जो एरिया उसका मानसिक स्थिति को कंट्रोल करता है, उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम्स आ जाता है। बाकी जो इन्फ्लामेशंस है, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन, जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस है, जो बार बार आता है उसके लाइफ में, HIV पॉजिटिविटी पेशेंट्स के लाइफ में, स्पेशली CNF इन्फेक्शंस, जैसे TB मेनिंजाइटिस हो सकता है, जैसे क्रिप्टोकोक्कल मेनिंजाइटिस हो सकता है, जैसे हम लोग बोलते हैं कोई CNS ट्यूमर्स, लिम्फोमा हो सकता है। ये क्रॉनिक इन्फेक्शंस और जैसे मैलिग्नेंसीज, वो सब भी उसका मेंटल हेल्थ एंड कॉग्निशंस को डिटोरिएट करता है। और जो वेरियस काइंड ऑफ डिजीजेस जैसे डिमेंशिया, डिप्रेशन, एंजाइटी, वो सब पैदा होने में मदद करता है। नेक्स्ट, रोल ऑफ ART। उसको जो ART दवा मिलता है, कभी कभी ART दवा का वजह से भी प्रॉब्लम्स होते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं इफाविरेंट इटसेल्फ, इफाविरेंट समटाइम्स ये ब्लड ब्रेडियन क्रॉस करता है और वो डिप्रेशंस करता है, कभी डिलीरियम स्टेट पैदा करता है। हम लोग जानते हैं जिडोबुटिन, वो भी सबसे बेहतर काम करते हैं, वो ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करता है, मगर उसका भी इफेक्ट में कभी कभी साइकोसिस भी होता है। तो इसीलिए ART, कभी कभी ART जो दवा चलता है उसके लिए वो जरूरी है, मगर ART कभी कभी उसका ब्रेन में कुछ रिएक्शंस करके इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स भी देते हैं, जिसका वजह से मानसिक बीमारियां पैदा हो रहा है। सो हम लोग ये सब बात डिस्कस करने के बाद अभी देखेंगे HIV पेशेंट्स का चैलेंजेस क्या रहता है मेंटल इश्यूज लेकर। पहले तो हम बात करेंगे जो पेशेंट्स HIV पॉजिटिव है, उसका साथ अगर उसका अलग से पहले से मानसिक प्रॉब्लम है, तो उसका क्या प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे सपोज सिजोफ्रेनिया पेशेंट्स, सिजोफ्रेनिया एक पेशेंट्स है जो डिप्रेशन, सीवियर डिप्रेशन है, जो सीवियर OCD वाला पेशेंट्स है, उनका लाइफ में अगर HIV इन्फेक्शन आ गया, तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। वो उसका खुद का जो ख्याल रखना है, साफ सुथरा रखना है, अच्छा से रेगुलर दवाई लेना है ठीक टाइम में,
खाना खाना है प्रॉपरली, और क्या लाइफस्टाइल में कैसे बिहेवियर बर्ताव करना है सबका साथ, जो हम लोग HIV पॉजिटिव पेशेंट्स का पॉजिटिव लिविंग में हम लोग डिस्कस करते हैं, वो सब हैम्पर्ड हो जाता है, वो कर नहीं पाते हैं। वो अच्छा से नहाते नहीं है, वो अच्छा से पुष्टिकर खाना नहीं खाता है, और वो दवा खाने का जो रेगुलर शेड्यूल है वो तो भूल ही जाते हैं। और हम जानते हैं अभी भी समाज में मानसिक असुस्थ व्यक्ति का साथ कभी कभी घर का आदमी लोग बुरा बर्ताव करता है, उसका साथ अगर HIV पॉजिटिव आ गया तो आप सोचिए कितना प्रॉब्लम हो गया। उसको ख्याल कोई नहीं रखता है, और वो खुद का ख्याल नहीं रख पाता है, और कभी कभी उसको कोई मेंटल होम और एसाइलम में दिया जाता है। तो मेंटल होम और एसाइलम में देने से क्या होता है, वो उधर उसका जो जरूरत है, जो प्रॉपर टाइम में लेना, खाना पीना करना, वो सब नहीं कर पाता है। तो उससे क्या होता है, उसका जो HIV बीमारी और भी प्रोग्रेस कर जाता है, बार बार LFU हो जाता है, मिस हो जाता है, पुअर एडहेरेंस रहता है, पुअर न्यूट्रिशन रहता है, बैड हाइजीन के लिए बहुत सारा बीमारियां आता है। और वो HIV पॉजिटिव पेशेंट जो अच्छा रहने वाले थे, अगर उसका ये मानसिक बीमारी नहीं था, मगर वो वेरी क्विकली वो एड्स कंडीशंस में पहुंच जाता है। नेक्स्ट है सब्सटेंस एब्यूज। हम लोग जानते हैं सब्सटेंस एब्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंज है। हम लोग देखते हैं जो आईड्यूस है वो निडल शेयर करते हैं, और इंजेक्शंस से दवा लेता है, उससे बीमारी जैसे फैलता है, और उसका साथ वो खुद का दवा लेने का टाइम भी मिस कर जाते हैं। बार बार वो लोग कोई दवा बेचने का चक्कर में पकड़ा जाता है पुलिस का हाथ, तो वो लीगल कोई जगह में उसको थाना में अटक कर रखता है। नहीं तो उसको बार बार कोई जैसे उसको रिहैब सेंटर में डाला जाता है। तो अचानक क्या होता है, रेगुलर जो हम लोग का फॉलो अप शेड्यूल है उसमें गायब हो जाता है। हम लोग देखते हैं आईड्यूज लोग कभी कभी नहीं आते दवा खाते, क्योंकि सुना है बाद में सुना गया कोई कोई झमेला में फंस गया था, पुलिस ने पिकअप करके जेल में भेज दिया, तब उसका दवा बंद हुआ। फिर बेल लेके जब निकला तब वो दवा खाने में और LFU ट्रैकिंग में उसको दवा लेने के लिए बुलाया था, तब आया। और क्या करते हैं उसको साथ जो सब्सटेंस अब्यूज करते हैं, एंटी सोशल पर्सनालिटी भी रहता है, इसीलिए वो लोग उसका जो लाइफस्टाइल है उसमें प्रॉब्लम्स होता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है। झगड़ा झमेला अशांति मारा पीटी ये सब रहता है, उसमें उसका स्ट्रेस और एंजाइटी और भी बढ़ जाता है। कभी कभी बहुत सीरियस सुइसाइडल अटेम्प्ट्स भी लेता है क्रेविंग का टाइम में और विथड्रॉल का टाइम में, अगर उसको दवाई नहीं मिलता है, नशा का चीज नहीं मिलता है, वो कर लेता है। नेक्स्ट होमलेसनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। जो वंडरिंग पीपल जो रहते हैं, कुछ दिन पहले हम लोग का एक केस आया था, उसको पुलिस ने उठाकर हॉस्पिटल में एडमिट किया, जिसका एक्सीडेंट हो गया था। वो रास्ते में चलता फिरता है, उसका कोई ठिकाना नहीं है। फिर स्क्रीनिंग करके उसका HIV पॉजिटिव स्टेटस मिला। तो फिर क्या हुआ, उसको हम लोग HIV का ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, उसका सर्जरी किया। अभी उसको रिहेबिलिट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो वो ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा रास्ते में, तो उसको वो दवा नहीं खाएगा, उसको सही से सटीक तरीके से भोजन मिलेगा नहीं। और जो होमलेस पीपल मेंटली इल पीपल रहता है उसका साथ शारीरिक निग्रह यौन निर्यातन वो सब भी हो सकता है, और उससे सामाजिक में HIV भी फैल सकता है, क्योंकि उसको वो बोध नहीं रहता है प्रॉपर प्रोटेक्शन यूज के लिए। और स्पेशली एडोलेसेंस जो लोग होमलेस होता है, जिसका बाप माँ मर चुके हैं, उसको अगर होमलेस हो गया, कोई अनाथालय में नहीं मिलता है, तो उसको रास्ता में अगर उसको रहना पड़ता है, तो उसका ऊपर भी बहुत मेंटल ट्रॉमा और प्रॉब्लम्स लागू होता है। तो ये सब दिमाग में रहना पड़ेगा। अगर एक होमलेस बच्चा और कोई एडल्ट अगर HIV पॉजिटिव है, उसका मेंटल हेल्थ इश्यूज बहुत इंपॉर्टेंस है, हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। उसको रिहेबिलिट करने के लिए, कोई होम में डालने के लिए, उसका ऊपर एक मॉनिटरिंग रखने के लिए। हम लोग जानते हैं HIV नाम का साथ ही स्टिग्मा डिस्क्रिमिनेशन एंड सोशल आइसोलेशन जुड़ा हुआ है, क्योंकि देखिए HIV चारों रूप से होता है, ब्लड से भी होता है, इंजेक्शन भी होता है, मगर सबसे ज्यादा सामाजिक में हम लोग सोचते हैं क्या, HIV का मेन रीजन है सेक्सुअल ट्रांसमिशन।
और उसका साथ जुड़ा है बहुत कुछ मीथ्स एंड मिसकंसेप्शंस, जैसे उसका पार्टनर मल्टीपल पार्टनर है, उसको वो प्रोस्टिट्यूट और ब्रोथल में जाता है, वो किसी का साथ गलत संबंध करता है, इसलिए वो बहुत ही उसका स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन रहता है। और सपोज आजकल सब लोग ये सब सोच विचार से ग्रेजुअली बाहर आ रहा है, मगर फिर भी इनएक्टेड स्टिग्मा जो उसका अंदर छुपा के रखा है, जैसे कोई सोच नहीं रहा है मगर उसको लगता है अगर हम मेरा स्टेटस पता जाएगा सबको कि मैं HIV पॉजिटिव हूँ, तो वो सोचेंगे जे मेरा मोरालिटी जो इश्यूज है उसके बारे में सोचेंगे, ये बंदा शायद गलत संबंध करता है किसी का साथ, मल्टीपल रिलेशनशिप्स है, वो खराब है, ये सब। और वो सोच लेकर वो लोग दवा नहीं खाना चाहते हैं, वो आना नहीं चाहते हैं, और वो चिकित्सा में प्रॉपरली आके डिस्क्लोज करके उसका समस्या बोलना भी नहीं चाहते। साइकोलॉजिकल रिएक्शंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है उसका। बार बार ये सब HIV का टेस्टिंग होने का बाद एक स्ट्रेस होता है, फिर ART चालू होने का बाद उसका जो साइड इफेक्ट है उसका भी स्ट्रेस होता है, फिर कोई भी अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हो गया उसका शरीर में, वो भी एक स्ट्रेस है। फिर उसका घर में और परिवार में और वही आसपास में जो ART पेशेंट्स लेते हैं वो अगर मर गया देखा है, वो उसका मन में एक डर भय पैदा करता है। और ये सामाजिक जो आइसोलेशन और दूर हो जाने का जो डर और सबसे काम छूट जाने का जो डर वो भी पैदा होता है। जैसे HIV पॉजिटिव होने का बाद उसको लगता है कोई हमको काम में नहीं लगेगा तो बुरा हो जाएंगे, तो हमको काम कौन देगा, काम लेकर क्या करेंगे, क्या कोई कोई मेरा ख्याल क्या रखेगा, ये सब दुश्चिंता भय टेंशन एंजाइटी ये सब लेकर उसका नॉर्मल लाइफ और भी बदतर हो जाता है, उसका डिप्रेशन आ जाता है, उसका पैनिक अटैक्स होता है, उसका एंजाइटी लेवल्स बढ़ जाता है, और कभी कभी सुइसाइडल अटेम्प्ट्स भी कर लेते हैं। और सबका ये रिएक्शंस क्या होता है, ट्रीटमेंट एडहेरेंस का इश्यूज को लेकर, जैसे लगता है वो दवा पूरा जिंदगी भर खाना पड़ेगा, कभी भी सारे अच्छा नहीं होगा, तो इसीलिए खाते खाते कभी कभी वो लगता है हम छोड़ देंगे दवा, और ये सब मानसिक कंडीशंस खराब हो जाता है, इसीलिए दवा कभी कभी वो लोग छोड़ देता है। और हम लोग जानते हैं बार बार मेंटल इश्यूज एक इम्पॉर्टेंट बैरियर है, जो काउंसलर लोग सॉल्व करते हैं वेरियस क्वेश्चन या सॉल्व करके, जिससे पता चलता है उसका बैरियर्स क्या है। और ये एडहेरेंस का बैरियर्स वही होता है, उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर मेंटल हेल्थ इश्यूज, उसको उसको डिप्रेशन लगता है, वो खाना खाने में भूल जाता है, वो सपोज उसका डिमेंशिया हो गया, HIV की वजह से उसका डिमेंशिया हो गया, तो वो खाना खाने का बाद जो दवा खाना है वो भूल जाता है, तो टाइम क्लॉक सेट करने का बाद भी वो भूल जाता है, इसके लिए केयर गिवर रखना जरूरी है। और कभी कभी वो लगता है उसका स्टेटस सब जान जाएगा, इसीलिए वो नहीं आना चाहता है, वो दवा छोड़ देता है, तो इसके लिए उसको लगता है कोई जिंदगी में मकसद नहीं है, होपलेस हो गया है, वो अभी हेल्पलेस है, और जीने का जरूरत ही नहीं है, वो मर जाना ही अच्छा है। ये सब लेकर उसका मंदिर में बहुत ही डिप्रेशन और अवसाद तैयार होता है। फिर बार बार उसका शरीर में इन्फेक्शंस होना, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस को देखना और उसका रिएक्शंस होना, ये सब लेकर भी क्रॉनिक एक जो स्ट्रेस लेवल उसको बढ़ जाता है। सपोज वो कभी भी ऐसा मुझे नहीं लगता है जो स्ट्रेस फ्री है, तो बार बार जब भी उसका अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होता है तो उसको लगता है अभी मर जाएंगे, कोई भी डर और भी ज्यादा पैदा होता है, जैसे हम मर सकते हैं ये बीमारी से। तो इसको भी बहुत अच्छा से काउंसलर लोग को एड्रेस करना पड़ेगा। अभी हम लोग देखेंगे क्या क्या साइकेट्रिक इलनेसेस हम लोग कॉमनली देखते हैं HIV पॉपुलेशन। जैसे सब्सटेंस यूज सबसे कॉमन हम लोग देखते हैं 40 to 70%, डिप्रेशन दैट इज 20 to 50%, विच इज टू फोल्ड इंक्रीज जनरल पॉपुलेशन से। बाइपोलर मूड डिसऑर्डर्स वो 10 गुना ज्यादा होता है HIV पॉपुलेशन के अंदर। एंजाइटी डिसऑर्डर्स 2 to 40%, स्लीप का प्रॉब्लम्स 10 to 50%, और वेरियस पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स, डिमेंशिया, साइकोसिस, ये सब भी दिखाई देता है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे एक कास्केड रिएक्शंस है जब HIV पॉजिटिव स्टेटस कोई आदमी को पता चलता है। ये एक शॉक होता है, जैसे अचानक जो चल रहा था समय थम गया है उसके लिए, उसका लाइफ पूरा अंधेरा हो गया, जैसे लगता है अभी उसका सामने कुछ नहीं होगा,
सामने सिर्फ अंधेरा है, किरण का कोई रोशनी नहीं है। सो वो अचानक एक शॉक में चला जाता है, एक नाम हो जाता है। कोई कोई आदमी लोग खाना पीना बंद कर देता है, नींद चला जाता है, बात करना छोड़ देते हैं, घर में सबसे अलग करके छुपा के रखता है, और अंदर से बहुत घुटन महसूस करता है। और उसका बाद धीरे 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 उसको लगता है अनेबल टू एक्सेप्ट। वो एक्सेप्ट कर नहीं पाता है, उसको लगता है मुझे ही क्यों हुआ ये बीमारी, दूसरों को भी हो सकता था, तीसरों को भी हो सकता था, मगर मुझे ही क्यों, मैं क्या एक बंदा बन गया। इतना बहुत बड़ा गिल्ट लगता है उसका अंदर, गिल्ट पैदा होता है, जैसे सब नेगेटिव चीज मेरा अंदर है, मैं खराब हूँ, मेरा ये गुनाह है, ये सब जो नेगेटिव इमेज तैयार होता है, उससे बहुत उसका गुना उसमें प्रॉब्लम्स आ जाता है। उसका बाद ही नेक्स्ट उसको लगता है थर्ड स्टेज, जिससे लगता है ये अगर पता चल जाएगा सबको, ये लेकर एक बहुत ही बड़ा टेंशन एंड एंजाइटी तैयार हो जाता है। दिल का धड़कन तेज हो जाता है। उसको फ्लैशबैक जैसा फिनोमेना लगता है, जैसे लग रहा है सब कुछ सब जान गया, सब उसके बारे में बात कर रहा है, सब उसको ताना दे रहा है, सब घर से निकाल देगा, सब उसका असली चेहरा नकाब छोड़ के निकाल देगा। और ये सब लेकर उसका मन में इतना बेचैनी हो जाता है, दिल का धड़कन तेज हो जाता है, पल्स रेट हाई हो जाता है, पसीना हो जाता है, जो एंजाइटी का सब लक्षण हो जाता है, नींद चला जाता है, खाना पीना छोड़ देते हैं। फिर एआरटी पोस्ट टेस्ट काउंसलिंग और एआरटी में प्रिपेयर्डनेस काउंसलिंग के बाद जब देखते हैं और भी एचआईवी पेशेंट है, और भी एचआईवी पेशेंट दवा खाता है और उसका लाइफ अच्छा है दवा खाने के बाद, तो वो बीमारी नहीं है, आम आदमी की तरह रहता है, एआरटी सेंटर में रेगुलर फॉलोअप में आता है, वो देखकर धीरे धीरे उनका मन में एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है चलो भाई, एचआईवी लेकर तो अभी जीना है। और उसमें वो एक एक्सेप्टेंस हो जाता है, मगर एक डिप्रेशन साथ में रह जाता है, ये बीमारी घुस गया, कभी अच्छा नहीं होगा, बाकी किसी का साथ हम ये बात शेयर नहीं कर पाएंगे, और ये सब लेकर उसका मन में बहुत दुख रहता है। और वो सब स्ट्रेस रिएक्शंस के बजाय में वो एडजस्टमेंट का प्रॉब्लम तैयार होता है, जैसे हस्बैंड का साथ वाइफ का प्रॉब्लम हो जाता है, और फैमिली मेंबर्स का साथ प्रॉब्लम हो जाता है, स्कूल में बच्चा अचानक खिट मिजाज का हो गया है, ऑफिस में अचानक कोई व्यक्ति झगड़ा झाटी कर रहा है, उसका वजह हो सकता है अगर उसका एचआईवी पॉजिटिव स्टेटस आ गया, तो वो दिमाग में चल रहा है, बाहर किसी के साथ बोल नहीं पा रहा है, तो उसको एडजस्ट करने में बहुत प्रॉब्लम्स होता है। और स्पेशली वल्नरेबल पॉपुलेशन जैसे टीजी लोग, जैसे एमएसएम पॉपुलेशन, कमर्शियल सेक्स वर्कर, उनके भी मन में एक ही जैसा भय टेंशन पैदा हो जाता है। जैसे कमर्शियल सेक्स वर्कर्स के मन में सबसे पहले भय पैदा होता है, जैसे मेरा स्टेटस अगर पता चल जाएगा तो हम काम भी नहीं कर पाएंगे, और ये काम धंधा तो हम करते हैं, और दूसरा काम तो कुछ करने का मुझे क्षमता भी नहीं है, तो उसके लिए वो एक बहुत बड़ा फियर होता है, और वो उसका अंदर में एक स्ट्रेस महसूस होता है, जिसका अल्टीमेट रिएक्शंस बहुत ही खराब होता है। सीवियर डिप्रेशन में वो टर्न ओवर कर लेते हैं, सीवियर एंजाइटी डिसऑर्डर्स होता है, वो सब्सटेंस अब्यूज करके रिलीफ पाना चाहते थे, इसलिए नशा का सहारा लेते हैं, कभी कभी तो सुइसाइडल अटेम्प्ट भी ले लेते हैं, जिंदगी खत्म कर लेंगे, इससे छुटकारा मिल जाएगा, निष्कृति हो जाएगा, हम बाहर चले जाएंगे ये सब छुपा के। और कभी कभी डिस्पेयर और गिल्ट का वजह से कभी कभी गलत स्टेप भी ले लेता है, मैं मेरा जिंदगी खराब हो गया तो मैं दूसरा का भी जिंदगी खराब कर लूंगा, ये सब गलत सोच उसका अंदर में एक रिवेंज का मनोभाव पैदा होता है। और ये सब चीज हम लोग को दिमाग में रखना होगा जब भी कोई एचआईवी पेशेंट हम लोग का पास रजिस्ट्रेशन करेंगे। देखिए दवा का साथ भी हम लोग जानते हैं, एचआईवी का जो दवा इस्तेमाल होता है एआरटी, उसका साथ भी कुछ रिलेशंस है, जैसे पहले भी हम लोग बोल चुके हैं, एनएनआरटीआई का अंदर इफाविरेंट वो डायरेक्टली डिप्रेशन करता है, ये छोड़ के उसका डिजीनेस, सुइसाइडल खुदकुशी करने का इच्छा, और फ्रैंक साइकोसिस पागलपंती का हरकत, ये सब तैयार करते हैं। तो इसीलिए अगर इसका ऑलरेडी स्ट्रेस लेवल ज्यादा है, तो डिप्रेशन है, तो उसको हम लोग माना करते हैं, इसीलिए स्क्रीनिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका मेंटल स्थिति कैसा है। डोराविरिन वो डिजीनेस, कंफ्यूजन एंड सुइसाइडिटी पैदा करता है,
एनआरटीआई का अंदर जीडोबुडिन, एबाकाबिन, कभी कभी हम लोग पहले भी बोला है जीडोबुडिन वो ब्लड ब्रेन बैरियर अच्छे से क्रॉस करता है, बहुत अच्छा वायरल सप्रेशन भी करते हैं, मगर ये कभी कभी मैनिया और साइकोसिस भी करता है। आईएनएसटीआई का अंदर रेल्टेग्राविर पड़ता है, वो इंसोम्निया पैदा करता है, डिप्रेशन कभी कभी करता है, सुइसाइडिलिटी। डोलोटोग्राविर का साइड इफेक्ट में भी कभी कभी सुना जा रहा है कि उसका इंसोम्निया, मगर वो ज्यादातर मुझे हम लोग को मिलता नहीं है, मगर वो होता है, लिटरेचर में दिखा है। डायडोनोसिन, गैंगसाइक्लोबिन, स्टैबुडिन में मैनिया होता है, और इंटरफेरन, सल्फोनामाइड, क्लोरोडिन का भी मेंटल स्थिति का साथ कोई ना कोई संबंध होता है, साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स होने में ये भी कभी कभी एक कॉजल फैक्टर कर लेता है। हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे डेलीरियम के बारे में। डेलीरियम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ये यूजुअली जो एड्स पेशेंट्स है, जो हॉस्पिटल में बहुत ही लेट कंडीशंस पे भर्ती हुआ है, उसका अंदर दिखाया जाता है। वो हॉस्पिटल एडमिटेड एड्स पेशेंट का अंदर 20 to 30% केसेस में डेलीरियम दिखाई देता है। और डेलीरियम का वजह क्या है? वो मल्टीफैक्टोरियल कॉज हो सकता है। क्या क्या हो सकता है? उसका मेटाबॉलिक इलनेस और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की वजह से होता है, सीवियर सीएनएस इन्फेक्शंस के वजह से हो सकता है, एआरटी दवा की वजह से हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस की वजह से हो सकता है, वो जो नशा करता है नशा की वजह से हो सकता है, और उसका हाई वायरल लोड ऑफ एचआईवी सीएसएफ में अगर ज्यादा होता है तो उसमें भी डेलीरियम स्टेट पैदा कर सकता है। डेलीरियम क्या है? डेलीरियम एक कॉमन कॉज है जिसमें कुछ सिम्टम्स होता है, जैसे कंफ्यूशंस, जैसे उसको क्लैरिटी ऑफ द माइंड नहीं रहता है, वो टाइम प्लेस एंड पर्सन का जो ओरिएंटेशन है वो प्रॉपर मेंटेन नहीं करता है, वो विक्स एंड वेंस पैटर्न में रहता है। जैसे कभी अभी ठीक ठाक सबका साथ इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहा है, अदर कम्युनिटी का साथ, सोसाइटी का साथ बात करता है, तो बात में क्या हो रहा है, वो नहीं बोल पाता है, वो वेक्स एंड वेन्स हो रहा है। उसमें देखा जाता है मॉर्टेलिटी बहुत हाई है, जैसे 20% केस में तो डिमेंशिया डिलीरियम में मॉर्टेलिटी हो जाता है। और अंडरलाइन कॉज जो हम लोग अभी बताया उसको आइडेंटिफाई तुरंत करना पड़ेगा, क्योंकि डिलीरियम बहुत जल्दी डेवलप हो जाता है, जैसे घंटों में डेवलप हो जाता है। इसमें डिमेंशिया का साथ डिफरेंशिएट करना पड़ता है। डिमेंशिया बहुत दिनों से धीरे धीरे कई महीनों में धीरे धीरे पैदा होता है, तैयार होता है, और डेलीरियम बहुत ही जल्दी तैयार होता है। डेलीरियम कोई घंटों का अंदर वो तैयार हो जाता है। और डेलीरियम अगर प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है तो पेशेंट का मॉर्टेलिटी रेट भी 20% से ज्यादा होता है। और ये डेलीरियम को मॉनिटर करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डेलीरियम मॉनिटर करने में देखा जाता है उसका कभी सुबह अच्छा है तो शाम को वो डिफरेंट हो गया, कभी अभी बात कर रहे हैं सही से तो कुछ घंटों बाद उसका बात लड़खड़ा रहा है। वो जो आप बोल रहे हो आपका साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, एनवायरनमेंट का साथ, एनवायरनमेंट जो स्टिमुली है उसका साथ वो कनेक्ट नहीं कर पा रहा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, चेक करने के लिए हम लोग बोलते हैं आप कहाँ हैं, आप कहाँ, आपका नाम क्या है, आप किधर अभी बैठे हैं, वो जगह का नाम बताइए, अभी सुबह और शाम क्या है, मैं कौन हूँ, और आपका साथ कौन बात कर रहा है। ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस हम लोग पूछते हैं रिगार्डिंग टाइम प्लेस एंड पर्सन। तो वो उससे हम लोग को पता चल जाता है उसका डेलीरियम स्टेट है क्या नहीं। हम लोग डेलीरियम स्टेट डील करते हैं एटिपिकल एंटीसाइकोटिक से, और टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स लो डोज में, जैसे लो डोज हेलोपेरिडोल कभी कभी देते हैं, क्विशियापिन देते हैं, और ओलांजापिन देते हैं, जैसे यो ब्लड ब्रेन बैरियर अच्छे से क्रॉस करता है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे एड्स डिमेंशिया लेकर। एड्स डिमेंशिया लेकर हम लोग डिस्कस करेंगे। यूजुअली एड्स डिमेंशिया का सबसे ज्यादा होता है लो CD4 होने से। हम लोग बोलते हैं 200 से लो CD4 होने से, और हाई वायरल लोड CD4 200 से लो हो जाना, और वायरल लोड का हाई लेवल CSF में हो जाना, और कोई भी अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन रिपीटेडली, स्पेशली CNS अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस, जैसे ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस, जैसे क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस, ये सब होने से
उसका डिमेंशिया, एज डिमेंशिया कॉम्प्लेक्स जो होता है, तो वो होने का चांस बहुत ही ज्यादा होता है। सीएसएफ का वायरल लोड का साथ डिमेंशिया का सीवियरिटी का एक रिलेशनशिप्स है। अगर वायरल लोड ज्यादा होगा सीएसएफ में, डिमेंशिया का सीवियर होगा और प्रोग्नोसिस भी बहुत पुअर और उसका मॉर्टेलिटी रेट भी हाई होगा। एचआईवी एसोसिएटेड न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर्स होता है वो अर्ली स्टेज में, और उसका उसको लेट स्टेज में नाम दिया जाता है एचआईवी एसोसिएटेड डिमेंशिया। नाउ एचआईवी एसोसिएटेड न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर अर्ली स्टेज में क्या होता है, माइनर कॉग्निटिव मोटर डिसऑर्डर्स होता है और एसिम्प्टोमेटिक न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर्स भी होता है, जिसमें कोई सिम्टम्स नहीं रहता है, थोड़ा भूल जाना, थोड़ा स्लो। जैसे हम लोग बात करेंगे तो वो चाबी, तिजोरी का चाबी कहाँ रखा है वो भूल गया, सुबह क्या खाया वो थोड़ा भूल गया, और कोई भी प्रोसेस, जैसे कोई हम लोग नेमिंग बोल रहे हैं, जैसे म से चार पक्षी का नाम बताइए, क से चार पेड़ का नाम बताइए, ऐसा अगर हम पूछेंगे तो उसका देखा जाएगा वो जल्दी से वो बोल नहीं पाएंगे। इसको बोलते हैं मेंटल स्लोइंग ऑफ द कॉग्निशंस, उसका मेंटल प्रोसेसिंग स्लो हो रहा है। तो वो थोड़ा पहले से हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे तो उसको प्रिवेंटिव कुछ दवाई है वो देने से थोड़ा हेल्प हो सकता है। और ये हम जानते हैं जो अर्ली इनिशिएशन ऑफ ART इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट द प्रोग्रेशन ऑफ दिस काइंड ऑफ डिसऑर्डर्स। एड्स डिमेंशिया अभी कम होता है क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी हम लोग ART चालू कर देते हैं, और ART ज्यादा जल्दी चालू कर देने से एड्स डिमेंशिया कॉम्प्लेक्स होने का चांस कम होता है। और हम लोग जानते हैं जे ART चालू करने से वो थोड़ा अच्छा रहता है, और एड्स डिमेंशिया कॉम्प्लेक्स पैदा होने से में टाइम भी लगता है और उसकी इंसिडेंस भी लो होता है। मगर एड्स डिमेंशिया कॉम्प्लेक्स अगर कंप्लीटली डेवलप हो गया, उसमें डिमेंशिया जैसे स्मृति विभ्रंशता का लक्षण होता है, उसका साथ अटैक्सिया जिसका मतलब चलने फिरने का प्रॉब्लम, बात करने का प्रॉब्लम, डिजार्चिया और कंफ्यूजन एक स्टेट रहता है, और कभी कभी उसका बिहेवियरल प्रॉब्लम जैसे डिप्रेशन हो जाता है, कभी एजिटेशन बहुत उत्तेजित हो रहा है, कभी कभी डिल्यूशंस में उल्टा पुल्टा अनाप शनाप बात कर रहा है, कभी फ्रंटल लोब रिलीज साइंस जैसे जोकुलरिटीज, जैसे ऐसा जोक करना जो सुबह नहीं पाता है बुजुर्ग को, वो जोक करना, जैसे नोटी नोटी बात करना, ये सब हो जाता कर ले कर लेते हैं वो लोग, मगर वो बीमारी के वजह से हम लोग को लगता है ये क्या बिहेवियरल का प्रॉब्लम है, मगर ये हो सकता है फ्रंटल रिलीज साइन, उसमें ये हो सकता है। अर्ली का फीचर्स हम लोग ऑलरेडी बोल चुके हैं, उसमें फॉरगेटफुलनेस होता है, मेंटल स्लोइंग होता है, पूर अटेंशन होता है, कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम होता है, और एग्जीक्यूटिव फंक्शन करने में दिक्कत होता है। लेट में डायरेक्टली मेमोरी इंप्रूवमेंट होता है, ट्रेमर्स, हाथ में कांपना, डिसऑर्डिया, बात करने में प्रॉब्लम होना, अटाक्सिया उसका चलने फिरने का प्रॉब्लम हो जाना, और फ्रंटल रिलीज साइन ऑलरेडी हम लोग बोल चुके हैं। बिहेवियरल प्रॉब्लम्स में जैसे एपाथी होना, मानसिक अवसाद, डिप्रेशन, नींद का प्रॉब्लम, सारा रात वो जागता रहता है और दिन में सोते रहता है, ये डिस्टरबेंस देखा जाता है। एजिटेशन, जो केयर गिवर्स है उसको मार डाला, उसको मारने का कोशिश किया, उसको बाइट कर दिया, और उल्टा पुल्टा बकना, इरेलीवेंट बात करना, वो सब होता है, वो मगर लेट स्टेज में होता है। हम लोग न्यूरो इमेजिंग और न्यूरो साइकियाट्रिक टेस्टिंग में उसको पता चलता है उसका एज डिमेंशिया कॉम्प्लेक्स होता है। ट्रीटमेंट का अंदर पड़ता है मोडालाफिल, एटिपिकल साइकोटिक, एटिपिकल एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस, बेमांटिन, कभी कभी बुप्रोपियन, एसएसआरआई, ये सब दवाएं सिम्टोमेटिक हिसाब से, जब जब जो सिम्टम्स आएगा उस हिसाब से हम लोग देते हैं। हम लोग अभी बात करेंगे डिप्रेशंस के बारे में। डिप्रेशन इज द मोस्ट कॉमन साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स ऑफ PLHI। 44 से लेकर 40% ऑफ द HIV पेशेंट कभी ना कभी उसका डिप्रेशन तैयार लाइफ में आया है। ये लड़की लोगों में ज्यादा होता है, और ये कभी कभी सिम्टोमेटिक स्टेज में हम लोग का पास प्रेजेंट करता है। इसका साथ एडजस्टमेंट डिसऑर्डर कोमोर्बिडिटी देखा जाता है 5 to 20% केस में। जैसे डिप्रेशन में हम लोग क्यों होता है ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किया है, इम्पैक्ट ऑन बिहेवियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका साथ जो बिहेवियर होता है
वो लेकर उसका मन में बहुत स्ट्रेस पैदा होता है। HIV पॉजिटिव स्टेटस जानने का बाद अगर सोसाइटी और फैमिली का आदमी और जो उधर काम करता है वो अगर उसका साथ बुरा तरीके से बर्ताव करता है, बुरा नजर से देखता है, खराब बिहेवियर करता है, तो उनका वजह से उसका अंदर में बहुत गिल्ट, शेम और इनएक्टेड स्टिग्मा तैयार होता है, जो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो हो जाता है। वो बहुत उसका स्ट्रेस लेवल हाई होता है और उसका अंदर घुटन जैसा महसूस होता है और अवसाद का अंदर फंस जाता है। और कभी कभी ज्यादा नशा करने से वो सोचता है नशा पानी करने से मुझे रिलीफ लगेगा, रिलीफ हो मिलेगा, मगर वो सच में नहीं होता है। हम लोग जानते हैं दारू ज्यादा पीने से वो डिप्रेसिव होता है, डिप्रेशन पैदा करता है और उसका विथड्रॉल सिम्टम्स भी बहुत ही खतरनाक होता है। उसके लिए बार बार रुपए भी खर्च होता है और घर में झगड़ा अशांति भी होता है और उसके लिए वेरियस मेडिकल प्रॉब्लम्स जैसे जॉन्डिस, हेपेटाइटिस, मैलिग्नेंसी वो भी चांस ज्यादा बढ़ जाता है। और इसीलिए उस डिप्रेशन के वजह से और ये नशा का चक्कर से और एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स के कभी कभी वो खुदकुशी करने का कोशिश करते हैं, हाथ काट लेते हैं, सुइसाइड कर लेते हैं, ओवरडोज कर लेते हैं। और कभी कभी वो कंफ्यूज रहता है क्या सही है क्या गलत है, कौन अच्छा है कौन बुरा है, इसमें कंफ्यूजन रहता है, मेंटल साउंडनेस नहीं रहता है, इसीलिए कभी कभी पार्टनर चॉइस अच्छा से नहीं हो जाता है। इतना अवसाद होता है उसको, लगता है वो हम जीना क्या है, अभी तो ठीक है चलो इसको हम इसका साथ हम लोग शादी कर लेते हैं, मगर वो जानता नहीं है जो उसको सिलेक्शंस में बाद में पछताना पड़ेगा। तो इसीलिए मेंटल हेल्थ का साउंडनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक स्टेबल माइंड होना बहुत इंपॉर्टेंट है एक प्रॉपर पार्टनर चूज करने के लिए, वो नहीं रहता है उसका अंदर। बाकी तो प्रॉब्लम है जैसे डायरेक्ट इंजुरी टू सब कॉर्टिकल एरियाज इन द ब्रेन, न्यूरोनल प्रोडोसिस, न्यूरोपैथोलॉजिकल चेंजेस इन डीप ब्रेन मैटर्स ऑलरेडी हम लोग बोलते हैं। डिस्कवरी ऑफ इलनेस जो सबको पता चल गया, प्रोग्रेशन ऑफ इलनेस जैसे लगता है एंड स्टेज डिजीज में आ गया, CD4 बहुत कम गया, डॉक्टर ने बोल रहा है कुछ नहीं होगा, ये सब सुनने का बाद उसको डिप्रेशन लगता है। और क्रोनिक स्ट्रेस जो रहता है पूरा जिंदगी भर दवा खाना पड़ेगा, कभी भी अच्छा नहीं होगा, कभी भी वो HIV नेगेटिव हो नहीं पाएगा, ये जो उसका जो स्ट्रेस वो बहुत प्रॉब्लम होता है। सोशल आइसोलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिसके HIV की वजह से उसका साथ मिल नहीं पाता है, सबका साथ खुल मिल के बात नहीं करता पड़ता है, गेट टुगेदर में नहीं जाता है, और कभी जगह में जाने का डर, जो डर लगता है वो एक्सपोजर हो जाने का डर, जिसको डिमोरलाइजेशन भी होता है, मुझे मुझे मैं खराब हूँ, मेरा अंदर खराबी है, ये सब चीज बार बार उसको हॉन्ट करता है और उसको लेकर इतना चर्चा करता है, उससे सेल्फ कॉन्फिडेंस और भी लो होता है, उसका सपोर्ट सिस्टम सही नहीं रहता है और स्टिग्मा, सीक्रेसी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ये सब मिला के उसका डिप्रेशन और भी बढ़ देता है। एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी ऑलरेडी हम लोग बोल चुके हैं, कुछ ड्रग्स है जो डिप्रेशन को और भी ज्यादा कर देते हैं। सॉरी, क्रॉनिक इलनेस है ये डिप्रेशन, और बार बार रिलैप्स हो जाता है पूरा जिंदगी में। कभी कभी यूजुअली इनिशियल स्टेज में अगर डिप्रेशन को चिकित्सा किया है तो 6 महीना लगता है, मैक्सिमम 2 इयर्स, अगर रिकरेंट एपिसोड्स होता है तो 2 साल, 3 साल, 5 साल, कभी कभी जिंदगी भर दवा लेना पड़ता है। ये तो हम लोग जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉप 3 डिसेबलिंग इलनेस है डिप्रेशन, कार्डियक इलनेस का बाद इसका दिया जाता है 2030 में, इसको बोला जाएगा सेकेंड टॉप इलनेस आफ्टर कार्डियक इलनेस, डिप्रेशन विल बी द सेकेंड टॉप इलनेस। डिप्रेशन होने से उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत खराब हो जाता है, उसका साथ किसी का साथ अच्छा संपर्क नहीं रहता है, दवा नहीं खाता है, न्यूट्रिशन के बारे में ख्याल नहीं रखता है, हाइजीन के बारे में ख्याल नहीं रखता है, और घर से निकालते नहीं है, कोई भी किसी का साथ मिलना नहीं रहता है, और वो उसका सुइसाइड का चांस भी ज्यादा हो जाता है। और डिप्रेशन का जो कॉस्ट है, डिप्रेशन के लिए ART का ट्रीटमेंट का कॉस्ट का साथ एक रिलेशन है। जो जिसका मूड अच्छा रहेगा वो ज्यादा एडहेरेंट रहेगा ट्रीटमेंट में, और वो उसके लिए बार बार भी सेलेक्टिव नहीं होना पड़ेगा, और उसके लिए कोई एक्स्ट्रा एफोर्ट लेना नहीं पड़ेगा, फिर वो स्टेबल पेशेंट रहेंगे और हर 3 महीना बाद बाद आएंगे और दवा खाएंगे।
मगर जो डिप्रेशन में सफर करते हैं वो सब्सटेंस यूज भी करते हैं, वो बीच बीच में दवा खाना भूल जाता है, एड्रेनलिन शीशु हो जाता है, बार बार मीन्स एलएफई हो जाता है, और उसके लिए ढूंढने के लिए हम लोग सीएससी को वारडब्ल्यू को भेजते हैं, और बार बार देखा जाए को उसको जो कॉस्ट है उसका बार्डन एंड कॉस्ट वो दोनों ही बढ़ जाता है। डिप्रेशन को हम लोग पहचानेंगे कैसे, वो सिम्टम्स हम लोग देखेंगे क्या क्या सिम्टम्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है, बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है, टू सिम्टम्स जिसको कोर सिम्टम्स भी बोला जाता है। एक है सैडनेस ऑफ माइंड, दैट इज मन खराब रहता है, और डिक्रीज्ड इंटरेस्ट और प्लेजर, इसको एनहेडोनिया भी बोलते हैं। एनहेडोनिया का मतलब है जो चीजों से मुझे लगान था, जैसे अच्छा लगता था पहले, अभी वो चीज में इंटरेस्ट नहीं है। मुझे कुमार शानू का गाना बहुत पसंद है, और जब भी कोई जगह में चलता है तो हम सुन लेते हैं, और वो सुनने के बाद धुन भी लगाते हैं, मगर अभी सुनने का बाद हम टीवी को बंद कर देते हैं, और सुनने का बाद धुन नहीं आ रहा है, और मुझे अच्छा नहीं लग रहा है वो सुनने का। ये एग्जाम्पल है एनहेडोनिया। जो प्लेजरेबल चीज पहले प्लेजर देता था, अभी वो प्लेजर नहीं लगता है। सो ये दोनों सिम्टम्स का कोई भी एक सिम्टम्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है विद इन लास्ट 2 वीक्स। उसका साथ एसोसिएटेड कुछ सिम्टम्स है, जैसे उसका वजन कम होना, नहीं तो वजन बढ़ जाना, उसका नींद का बहुत प्रॉब्लम, स्पेशली मॉर्निंग एवेकनिंग। क्या होता है, सुबह जल्दी जल्दी नींद टूट जाना, और उसका बाद ही मन में एक मोचोड़ जैसा दुख, निचोड़ ले रहा है दुख, ऐसा दुख का फील होना, और नहीं तो सारा दिन टाइम हर टाइम सोते रहते हैं। साइकोमोटर रिटार्डेशन का मतलब बहुत स्लो हो जाना, बोल रहा है, कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा है, फॉलो नहीं कर रहा है, बहुत टाइम लग रहा है वो फॉलो करने में, और एक जगह बैठे हैं तो बैठे हैं, सोए हैं तो सोए हैं, उठकर खुद का जो जो ड्रेस चेंज करना है, जो खाना खाना है, वो भी नहीं कर रहा है। फैटिग जैसे लगता है अभी बहुत थक चुके हैं, हर टाइम लगता है। लॉस ऑफ एनर्जी, वो हो सकता है वीकनेस के वजह से, ये एचआईवी में बहुत इंपॉर्टेंट है। एचआईवी इटसेल्फ कॉजेज मैलन्यूट्रिशन, और मैलन्यूट्रिशन के वजह से, क्रॉनिक इन्फेक्शन के वजह से उसको लग सकता है, उसको लॉस ऑफ एनर्जी है, और एट द सेम टाइम डिप्रेशन के वजह से भी उसको लग सकता है वो फैटिग और लैक ऑफ एनर्जी में रन कर रहा है। तो ये थोड़ा एक ट्रिकी एरिया है, उसको दो तीन ऐसा आसपास का क्वेश्चंस पूछने, मेंटल स्टेटस का क्वेश्चंस पूछने से वो क्लैरिफाई करना पड़ेगा, ये जो लेथर्जी है वो वीकनेस है, मैलन्यूट्रिशन के वजह से हो रहा है, और डिप्रेशन का वजह से हो रहा है। देन बहुत इंपॉर्टेंट है उसको होपलेस, हेल्पलेस, वर्थलेस फील करना, खुद को लगता है बहुत गिल्ट फीलिंग्स करता उसको लगता है, और अनएबल टू कंसंट्रेट, कोई विषय में कोई मुद्दा पे वो ध्यान नहीं देता है, और अचानक उसका अंचल में साइकोमोटर एजिटेशंस भी रहता है, छटपटा हट करता है, इधर उधर पायचारी कर रहा है, आ रहा है, जा रहा है, बैठ रहा है, सो रहा है, इधर उधर जा रहा है, एक ही क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है, बहुत घबरे हुए हैं, ये सब डिप्रेशन का लक्षण है। और पोर सेल्फ एस्टीम, खुद का जो इमेज है ये इतना गिर जाता है, उसमें लगता है जैसे ऑलमोस्ट जीरो, हीरो से एकदम जीरो बन गया। सो ये जो सिम्टम्स है उसका अंदर एटलीस्ट 5 सिम्टम्स, तो पहले वाला जो 2 सिम्टम्स बताया उसका अंदर एक सिम्टम्स, और ये जो सिम्टम्स बताया अभी उसका अंदर एटलीस्ट 5 सिम्टम्स अगर रहेगा साथ में 2 हफ्ते के ज्यादा, फिर हम लोग क्राइटेरिया वाइज बता सकते हैं वो क्लिनिकली डिप्रेशन का डिजीज हुआ है। उसमें कुछ ओवरलैपिंग सिम्टम्स भी हो सकता है, जैसे एपेटाइट चेंजेस, इसीलिए हम लोग बार बार जब आते हैं तो वो पूछते हैं बायोलॉजिकल फंक्शंस, उसका स्लीप कैसा है, एपेटाइट कैसा है, बाइल ब्लैडर हैबिट कैसा है, एनर्जी लेवल कैसा है, ये सब हम थोड़ा पूछ लेते हैं। तो ये पूछना चाहिए क्योंकि ये ओवरलैपिंग सिम्टम्स होता है, ये एक दूसरे के साथ मिला हुआ रहता है। जैसे लगता है उसको सैड, लोनली, मूड सिम्टम्स, इंडिविजुअल सिम्टम्स कैसे होता है, जैसे सैड, लोनली, डिस्फोरिक, लो, वेरी लो, डिवाइड ऑफ फीलिंग्स, कुछ फीलिंग्स नहीं हो रहा है, नॉट एबल टू फील एनीथिंग, जैसे एपैथी हो गया। हम लोग 5 A's बोलते हैं, एपैथी, एनोडोनिया, एलोजिया, एसोशियलिटी, अफेक्टिव फ्लैटनिंग, ये सब 5 A's होता है। इसको ये नेगेटिव सिम्टम्स हम लोग बोलते हैं, और नेगेटिव सिम्टम्स होने से बहुत डिफिकल्ट हो जाता है डिप्रेशन को ट्रीटमेंट करना।
और इरिटेटेड, कभी कभी डिप्रेशन का सिर्फ अंदर खुद को समेट लेना ये नहीं है, मगर मगर बहुत गुस्सा दिखाना, इरिटेट फील करना, अचानक शाउटिंग कर लेना, वो भी होता है। और देखा जाता है तो उसका डिक्रीज स्लीप हो रहा है, भूख कम गया है, और वजन भी कम गया है। हम लोग देखा है डिप्रेशन में एक साल, एक एक महीना का अंदर 7 से 10 केजी वजन घट जाता है, इतना ही कम होता है वेट लॉस। और देखिए वेट लॉस हम लोग का एक बहुत इंपॉर्टेंट मार्कर है हम लोग का रेगुलर एआरटी का फॉलोअप में, क्योंकि एआरटी फॉलोअप में ना हम लोग डिप्रेशन, हम लोग वेट चेक करते हैं। वेट लॉस अगर देखेंगे मोर देन 10% जो अगर होता है देन द प्रीवियस मंथ इन ए सिंगल मंथ, तो हम लोग इसको सिग्निफिकेंट धरेंगे और इसको सिग्निफिकेंट पकड़ेंगे और इसको लेकर हम लोग डिफ्रेशिएट करेंगे। ये क्या मेल न्यूट्रिशन और कोई अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन जैसे टीबी और कोई क्रॉनिक इलनेसेस की वजह से और मैलिग्नेंस की वजह से हो रहे हैं, और नहीं तो मेंटल हेल्थ के इश्यूज हम मिस नहीं तो कर रहा हूँ, उसके वजह से भी सॉरी उसके वजह से भी उसका वेट लॉस हो सकता है। कुछ कुछ जगह में पूरा उल्टा सिम्टम्स भी होता है जिसको एटिपिकल सिम्टम्स बोलते हैं, बहुत ज्यादा नींद हो रहा है और ज्यादा खाना भूख लग रहा है और वेट गेन भी हो रहा है, सारा दिन सारा रात, वो दिन में सारा दिन सो रहा है, रात में बैठकर फ्रिज से निकल के चीज चॉकलेट वो सब जंक फूड्स खा रहा है, और वजन अचानक बहुत ज्यादा हो रहा है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सब हर टाइम एक ही जैसा प्रेजेंटेशन नहीं होता है, कभी कभी ये डिफरेंट टाइप प्रेजेंटेशन और एटिपिकल, इसको बोलते हैं एटिपिकल प्रेजेंटेशन, वो भी होता है। इमोशंस का फीलिंग्स क्या होता है उसका, वर्थलेसनेस, एक्सेसिव इनएप्रोप्रिएट गिल्ट और एवरीडे फील होता है। डिमिनिश्ड एबिलिटी टू थिंक एंड कंसंट्रेट, कंसंट्रेशन करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है, और अनएबल टू टेक एनी पर्टिकुलर डिसीजंस, कोई डिसीजन लेने का जो डिसीजन लेने का जो क्लैरिटी ऑफ द माइंड में जो डिसीजन आदमी लोग लेते हैं उसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, ये करेंगे नहीं करेंगे, कर सकते हैं नहीं कर पाएंगे, ये बार बार सोच विचार बार बार आता है, डाउट्स आता है, और कभी कभी डेथ विशेष भी आता है, हम जीने में और इंटरेस्ट नहीं है, मर जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुइसाइड के बारे में थोड़ा बातचीत करना है। हम लोग कॉमन मीथ है सुइसाइड के बारे में ज्यादा बोलोगे तो वो सुइसाइड कर लेगा, ये एकदम गलत है। सुइसाइड अगर कोई बोल रहा है सुइसाइड के बारे में तो उसका साथ वो बात करो, अनटिल यू केयर यू विल नॉट शेयर। आप आपका फ्रेंड का साथ, आपका ये सेंटर में जो आ रहा है वो काउंसलर्स है और डॉक्टर है, जो भी है उसका साथ बात कीजिए थोड़ा। सिर्फ बीमारी का बात नहीं, थोड़ा आप कैसे हैं, आपका ये शर्ट अच्छा लग रहा है, आज सुबह क्या नाश्ता करके खाया है, काल बस आपका बेटी स्कूल गया था क्या, आप बाजार गए थे, आप कोई रिसेंटली फेस्टिवल में गया था, आपका कोई भी छोटा मोटा पारिपार्श्विक विषय में थोड़ा बातचीत करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पता चलता है वो कैसे इंटरेक्ट करता है, और उसमें अगर वो बोल रहा है उसको जीने का जिंदगी अभी अच्छा नहीं लग रहा है, उसको लगता है वो मर जाएंगे, जी कर क्या करेंगे, वो लेकर बहुत इंपॉर्टेंट रेड फ्लैग देना है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एंजाइटी इज सीन इन 90% ऑफ द डिप्रेस्ड पेशेंट। एंजाइटी बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है। समटाइम्स फैमिली मेंबर्स विल कंप्लेन, और एक समय कभी कभी क्या होता है पेशेंट कुछ नहीं बोलता है मगर उसका घर वालों बोलते हैं ये बैठता नहीं है, सुबह एक बार आता है तो दोपहर चला जाता है, और इधर उधर जा रहा है, इधर उधर आना जाना कर रहा है, वो बोल रहा है। और कभी कभी बात कम बोल रहे हैं, बात बोलना एकदम बंद कर रहे हैं, म्यूट हो गया है। मेलांकोलिक फीचर्स क्या होता है, कुछ काम में इंटरेस्ट नहीं है, सुबह उठ जा रहा है, वेट लॉस हो रहा है, गिल्ट फीलिंग बहुत ज्यादा हो रहा है। कभी कभी कैटाटोनिक फीचर्स में प्रेजेंट करता है, जैसे वो बात ऑलमोस्ट बंद कर दिया, फेशियल एक्सप्रेशन कुछ नहीं है, सब किचों से विथड्रॉ कर लिया, खाना पीना बंद हो गया, पेशाब पायखाना नहीं कर रहा है, और कोई भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो वो फॉलो नहीं कर रहा है, वो हंसाने का कोशिश कर रहा है, बोलने का कोशिश कर रहा है, वो बात नहीं कर रहा है, और इवन आप बोल रहे हो आप बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, मगर वो बैठ नहीं रहा है, एक मोम का पुतली के तरह खड़ा हो रहा है, खड़ा खड़ा होके खड़ा है घंटों के पर घंटों, ये कैटाटोनिक फीचर्स बोलते हैं।
कभी कभी साइकोटिक फीचर्स होता है जिसमें उसका कानों में आवाज सुनाई देता है, जैसे कोई फिश फिश करके उसका कानों में बोल रहा है, आप तो जिद कर क्या करेगा, आपको मरना ही अच्छा है, मर जा। वो मरने वो जा उधर जाके एकदम खुदकुशी कर ले तो तेरे लिए जिंदगी पूरा फैमिली खराब हो गया। ये हेलुसिनेशंस हो रहा है, उसको लग रहा है कोई बोल रहा है। नहीं तो कभी लगता है कभी दो आदमी लेकर उसके बारे में चर्चा कर रहा है और उसको ही बोल रहा है, वो उससे उसका साथ कोई संबंध है, किसी का खराब संबंध है, उसको बारे में खराब बातें बोल रहा है, और वो जाकर उसको लेकर सीरियसली लेते हैं। और ये एक उसका हेलुसिनेशंस है जिसको हम भ्रम बोलते हैं, और डिल्यूशंस भी होता है। डिल्यूशन क्या है? फिक्स फॉर्म अनशेकेबल बिलीफ व्हिच कैनॉट बी चेंज बाय एनी रैशनल थिंकिंग और जजमेंट। ये होता है डिल्यूशंस। क्या होता है? जिसमें एक उसका अंदर एक सोच आ जाता है, जो सोच सही नहीं है, मगर उसका मन में एकदम दृढ़ होकर बैठ गया, कोई विषय युक्ति देकर उसका परिवर्तन भी आप कर नहीं पाए, और उसको लगता है जे सब लोग उसको लेकर मुस्कुरा रहा है, मजाक कर रहा है, उसको उसको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है। चिल्ड्रन का डिप्रेशन के बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है स्कूल फोबिया। वो जाना नहीं चाहता है स्कूल में। उसको लगता है अगर पता चल जाएगा मेरा स्टेटस तो सब बच्चा मेरे साथ मिलनेंगे नहीं, सब मुझे डांटेंगे, आइसोलेट कर देंगे, और वो जाने के बाद सबका साथ खेल नहीं पाएंगे, क्योंकि उसका डिजीज के वजह से कभी कभी हो सकता है उसका डेवलपमेंट भी नहीं अच्छा से हो रहा है। उसका उम्र का दूसरा एक बच्चा का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जैसा हुआ है, उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिफरेंट हो गया है, और वो डिफरेंट का वजह से उसमें शेम फीलिंग आता है। वो उसको लगता है जब मिरर में इसका खुद का इमेज देख रहा है, एडोलेसेंस गर्ल मिरर के इमेज में जो खुद का इमेज देख रहा है, जो एचआईवी पॉजिटिव है, उसका एक जो मन में नेगेटिव इमेज तैयार होता है, और जो नेगेटिव नहीं है उसका साथ कंपेयर करने लगता है, उसका बॉडी का ग्रोथ देखो ऐसा है, मेरा ऐसा है, आसानी से सब समझ लेगा मेरा अंदर कोई बीमारी है, मैं फंक्शंस में नहीं जाऊंगा, मैं स्कूल में नहीं जाऊंगा, मैं किसी के साथ बात नहीं करूंगा, मैं किसी का साथ लायक ही नहीं हूँ किसी का दोस्ती करने के लिए, मैं बार बार बीमार पड़ता हूँ, तो हम खेलेंगे कैसे, कूदेंगे कैसे, मस्ती करेंगे कैसे, और अगर पता चल जाएगा सब मुझे ताना देगा, पनिशमेंट करेंगे, ये सब भय उसका अंदर ज्यादा रहता है बच्चों का अंदर। और पेरेंट्स भी बहुत लोग कभी कभी बहुत पेरेंट्स लोग डांटते हैं, दवा ठीक से नहीं खिलाते हैं, और कभी कभी उसके लेकर भी शेम और गिल्ट फीलिंग होता है, और उसके ऊपर भी गुस्सा भी होता है, वो उससे बीमारी आया है, मुझे क्यों मुझे बीमारी दिया, उसके वजह से मुझे दवा लेना पड़ता है। ये एक शेम एंड गिल्ट एंड बीमारी का एक बहुत कॉम्बिनेशन होता है। इसके लिए ब्रेन अगर एचआईवी अफेक्ट कर देता है तो उसमें एकेडमिक परफॉर्मेंस भी लो होता है, और स्कूल छोड़ देता है तो उसका पढ़ाई अच्छे से नहीं होता है। विथड्रॉन बिहेवियर के लिए वो फ्रेंड्स के साथ मिलते नहीं है, हम लोग ऑलरेडी बोल चुके हैं, और वो बहुत इरिटेटेड और लो मूड में हर वक्त रहते हैं। कभी कभी एकेडमिक परफॉर्मेंस के वजह से हाई रिस्क स्कूल छोड़ देते हैं और नशा पानी करना स्टार्ट कर लेते हैं, गलत संबंध में दोस्ती कर लेते हैं, और नशा कर लेते हैं, जैसे हेरोइन लेते हैं, गांजा लेते हैं, डेनब्राइट लेते हैं, ये सब लेते हैं, और ये लेने के बाद उसका साथ एंटी सोशल बिहेवियर भी तैयार होता है, और उससे वो घर से दूर भाग जाते हैं, और और कभी कभी पैसा रुपए चुरा लेते हैं, और कोई दंगा फसाद में, झमेला में एंड क्रिमिनल एक्टिविटी में फंस जाते हैं, और सेक्सुअल प्रोमिस्क्यूसिटी भी हो जाता है। उसको वो मूल्यबोध जो है वो तैयार नहीं हो रहा है, स्कूल नहीं जा रहा है, कोई पॉजिटिव सपोर्ट नहीं मिल रहा है, उसका जो दोस्त है वो सब नशा पानी कर रहा है, और संग भी खराब है, तो इसीलिए उसको लगता है कि ठीक है चलो भाई, और क्या है मेरा, नशा करेंगे और किसी का साथ कोई भी संबंध कर लेंगे, क्योंकि मेरा जिंदगी तो 2 दिन का है, मेरा तो ऐसे ही इसका ही अंदर मेरा जिंदगी है। वो नहीं सोच पाता है मैं भी अगर दवा सही तरीका से रेगुलर दवा खाऊंगा तो मेरा न्यूट्रिशन भी अच्छा रहेगा, मेरा ग्रोथ ग्रोथ भी होगा, मेरा हेल्थ इंप्रूवमेंट भी होगा, और मैं नॉर्मल एकेडमिक परफॉर्मेंस भी कर सकूंगा। वो सोच विचार उसका अंदर में नहीं रहता है, और चाइल्ड एडोलेसेंस डिप्रेशन में बहुत ही ज्यादा ही बदतर होकर उसका सफरिंग्स होता है। मोस्टली डिप्रेशन अनडायग्नोस्ड एंड अंडररेटेड होता है, और वो अब क्या करते हैं, यंग एज में कभी कभी सुइसाइडल अटेम्प्ट भी कर लेते हैं। रिस्क फैक्टर्स में क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे
वो देखते हैं उसका फ्रेंड्स एड्स में मर गया है, उसका एक डर रहता है। और जो रिसेंट नोटिफिकेशन ऑफ HIV सेरो पॉजिटिविटी, रिसेंटली जो 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 कौन कौन डिप्रेशन डिप्रेशन का हाई रिस्क कौन कौन केसेस में होगा वो हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। जैसे रिसेंट नोटिफिकेशन ऑफ HIV सेरो पॉजिटिविटी, और अभी अभी नया नया पता चल रहा है उसका HIV हुआ है, तो वो लेकर वो बहुत डिप्रेस्ड हो गया। उसका भी डिप्रेशन और सुइसाइड होने का चांस ज्यादा होता है। जो बार बार रिलैप्स हो रहा है डिप्रेशन, उसका को ध्यान रखना पड़ेगा। जिसका सोशल इश्यूज बहुत डिफिकल्ट है, जिसका सोशल सपोर्ट बहुत कम है, जो डेलीरियम डिमेंशिया में चला गया है, और रिसेंटली बिहेवियर चेंज कुछ लग रहा है, जैसे विथड्रॉन हो गया, और कुछ बात करना बंद कर दिया किसी का साथ, और बोल रहे हैं मर जाएंगे, ये सब ये बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स होते हैं। रेड फ्लैग कहाँ देंगे कि हम, रेड फ्लैग का मतलब काउंसलर लोग ये बहुत इंपॉर्टेंट जब बात करेंगे, अगर ये सब चीज दिखाया जाता है तो रेड फ्लैग सिग्नल उसका ऊपर चालू कर देना चाहिए। जैसे रिसेंटली वो विथड्रॉन हो कर लिया खुद को, वो खुदकुशी करने का बात और दुनिया छोड़ने का बात कर रहा है, और वो कुछ अरेंजमेंट कर रहा है मर जाने के लिए, जैसे वो हर्ट कोई दवा को खरीद के पास में जमा करके रख रहा है, और दरवाजा बंद करके हर टाइम रखना शुरू कर दिया है। जैसे लगता है कोई उसका साथ है, बात कर रहा है, उसको बोलते हैं नहीं तो मैनिया जैसे यूफोरिक मोड, बहुत ही खुशी हो गया है, और टॉकिंग अबाउट क्योर अच्छा हो गया। सपोज वो बोल रहे हैं हाँ मुझे अभी दवा लेने का जरूरत नहीं है, हम एकदम ठीक हो गया है, डॉक्टर साहब हम दवा नहीं खाएंगे, मुझे लग रहा है हम अच्छा हो गया है, हम मुझे मालूम हो रहा है एकदम दवा लेने का जरूरत नहीं है। तो ये हम लोगों को कंसिडर करना चाहिए, ये यूफोरिक मूड, ये टॉकिंग अबाउट द क्योर में भी मैनिया में वो स्विच हो रहा है। और सुइसाइडल थ्रेट्स एंड जेस्चर, जैसे खुदकुशी हाथ काटने का कोशिश किया और दवाई ओवरडोज किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ज्यादा नशा चालू कर दिया, नशा नहीं करता था मगर अभी बहुत ही ज्यादा सुबह से लेकर शाम तक हर टाइम नशा कर रहा है। ये सब जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है वो रेड फ्लैग्स है। हम लोग चिकित्सा करेंगे कैसे? यूजुअली हम लोग SSRI, TCA ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट एंड SNRI, ये सब दवाई से हम लोग दवाई यूज करते हैं। दे आर वेरी मच इफेक्टिव। यूजुअली देखिए एसिटलोप्राम एंड सर्टालिन सेफर, क्योंकि उसका ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस बहुत कम होता है। जैसे सार्टालिन हम लोग स्पेशली देते हैं जिसका कार्डियक इश्यूज रहता है, और एसिटिलोप्राम हम लोग देते हैं क्योंकि उसका P450 इंटरेक्शंस बहुत कम होता है, इसलिए ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस नहीं होता है, हेपेटिक इंड्यूसर्स नहीं है, इसीलिए हम लोग दे सकते हैं। कभी कभी हम लोग नेफाजोडिन और फ्लुवोक्सामिन देते हैं, उसमें ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस रहते हैं, तो बहुत कॉशन से देना चाहिए। मीट्राजिपिन कभी कभी यूज करते हैं जिसका नींद का बहुत प्रॉब्लम है, एपेटाइट कम है, क्योंकि वो लेने का बाद उसका नींद अच्छा होता है, वेट गेन होता है, एपेटाइट बढ़ता है, इसीलिए देते हैं। कभी कभी किसी का बहुत ज्यादा डायरिया हो रहा है, हेडेक हो रहा है, बॉडी पेन होता है, उसमें एमिट्रिप्टिलिन हम लोग TCA नाम का दवाई भी देते हैं, उससे ज्यादा इफेक्टिव काम करता है। मगर जीपी एमिट्रिप्टिलिन ये दवा देने का पहले हम लोग को देखना चाहिए ECG करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ECG में वो कार्डियक ब्लॉक, हार्ट ब्लॉक रहने से ये दवा नहीं देना है। अगर कार्डियक जगह में कोई ब्लॉकेज है तो हम लोग TCA अवॉइड करेंगे। एसिटोलोप्राम और SSRI इज मोर सेफर। हम लोग इसका साथ योगा, मेडिटेशन एंड काउंसलिंग, साइकोथेरेपी वो भी कर सकते हैं। ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस, इसका अंदर NRTIs और NRTIs का साथ देयर इज इंटीग्रेस इनहिबिटर्स, ये जो ART का दवा है इसका साथ एमिट्रिप्टिलिन और फ्लुओक्सेटिन का कोई ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस नहीं है। PIs का साथ थोड़ा एमिट्रिप्टिलिन फ्लुओक्सेटिन का लेवल बढ़ा देता है, मगर उसका डोज एडजस्टमेंट जरूरत नहीं है। एमिट्रिप्टिलिन और फ्लुओक्सेटिन ARV ड्रग का लेवल को कोई अफेक्ट नहीं करता है। और हम लोग ऑलरेडी जानते हैं PRV QT प्रोलोंगेशन करता है, और इसीलिए कोई हार्ट ब्लॉक और QT प्रोलोंगेशन का कोई सिम्टम्स अगर है तो हम लोग
एक साथ पीआई या एमिट्रिप्टिलिन नहीं देंगे, और अगर एमिट्रिप्टिलिन देंगे तो ईसीजी मॉनिटरिंग जरूरी है। यूजुअली कोई भी रूटीन है, यूजुअली कोई टीसीए देने का पहले एक ईसीजी कर लेना जरूरी है, क्योंकि हार्ट का प्रॉब्लम होने से वो हम लोग नहीं देते। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे एआरटी सेंटर में हम लोग का काउंसलर एक क्वेश्चन फिलअप करते हैं PHQ-9। वो PHQ-9 के बारे में हम लोग पेशेंट हेल्थ क्वेश्चंस, ये एक बहुत ही इजी क्वेश्चनियर है। वो क्वेश्चनियर पूछने से हम लोग को पता चलेगा उसका डिप्रेशन है क्या नहीं। अगर है तो उसका लेवल कैसा है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, और माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। अगर माइल्ड है तो हम लोग काउंसलिंग करके, हम लोग लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके हम लोग एआरटी सेंटर में वो हैंडल कर सकते हैं। और अगर माइल्ड से मॉडरेट हो रहा है और मॉडरेट से सीवियर हो रहा है और सीवियर में भी प्रेजेंट कर रहा है, तो उसको डेफिनेटली साइकियाट्रिस्ट के पास रेफर करना चाहिए। लिंकेज होना चाहिए एआरटी का साथ मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट, मेंटल हेल्थ डिपार्टमेंट का क्लोज रिलेशंस एंड लियाजो होना चाहिए। उसमें उसको भेजा दिया जाएगा, सिर्फ भेजा नहीं, उसको बता दिया जाएगा उधर जाके आपको ये सब जो मेंटल प्रॉब्लम्स है, डिजीज है, उसके बारे में सही जानकारी, सही ट्रीटमेंट और सही काउंसलिंग वो सब मिलेगा। तो हम लोग ये बेसिक क्वेश्चनियर्स फिलअप कर सकते हैं। यूजुअली हम लोग क्या हम लोग करते हैं, एएफटी शुरू होने का पहले और एवरी 6 मंथ PHQ-9 करना जरूरी है। एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले 2 क्वेश्चन, मेन 2 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्वेश्चंस हम बोल रहे हैं जैसे हैव बीन वदर्ड बाय फीलिंग डाउन, डिप्रेस्ड और होपलेस, जिसका मतलब है लास्ट 2 हफ्ते से आपका मन खराब है, आपका मन में गम है, और आपको लग रहा है खुशी नहीं है, और आपका खुशी का दिशा नहीं दिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है have you often been bothered by little interest or pleasure in doing things। इसका मतलब एनेटोनी के बारे में पूछना है। जो चीज से आपको पहले प्लेजर मिलता था, मस्ती मिलता था, एंजॉय करते थे हम लोग जो भी कुछ काम, वो अभी 2 हफ्ते का अंदर ये परिवर्तन हुआ है, जो नहीं मिल रहा है वो मस्ती और प्लेजर और इंटरेस्ट, और कोई अच्छा नहीं लग रहा है। ये 2 क्वेश्चंस पूछना है, और 2 क्वेश्चन का अगर आंसर है यस, देन हम लोग को ये जो क्वेश्चंस है ये डिटेल करना पड़ेगा। इसमें बहुत कुछ क्वेश्चंस है, little interest or pleasure in doing things, feeling down, depressed and hopeless, trouble falling or staying asleep or sleeping too much, feeling tired or having little energy, poor appetite or overeating, feeling bad about yourself, trouble concentrating on things, moving or speaking so slowly, thoughts of that you are better off dead of hurting yourself someday। सो ये क्वेश्चंस हम लोग पूछेंगे और ग्रेडेशन करेंगे। ग्रेडेशन का 4 ग्रेड है, 0, 1, 2 एंड 3। अगर नहीं है तो 0, कुछ दिनों के लिए है तो 1, मोर देन हाफ द डेज है 2, और नियर एवरी डे है तो 3 बताएंगे। तो देखिए ये 9 क्वेश्चन है, और उसका ग्रेडेशन है 4 ग्रेड है, नॉट एट ऑल, several days or regular, then more than half the days, most of the time of the day and every day। so ये 4 डिविजन में हम लोग भाग करेंगे और उसको फिलअप करेंगे। फिर हम लोग का स्कोर शीट आएगा। वो स्कोर शीट में अगर स्कोर 0 से 4 का अंदर है उसको शायद उसका डिप्रेशन नहीं है। सो फिर हम लोग 6 महीना बाद फिर उसका स्क्रीनिंग करेंगे। अगर 5 से 9 का अंदर है तो उसका माइल्ड डिप्रेशन है, उसको सपोर्टिव काउंसलिंग देंगे और क्लोजली मॉनिटर करेंगे। और इसको अगर इफेब्रिन जैसा कुछ दवाई मिल रहा है तो उसको शिफ्ट करके हम लोग दवा चेंज कर देंगे। 10 से 14 का अंदर अगर है तो उसका मॉडरेट डिप्रेशन है, और 15 से 19 का अंदर है तो उसका मॉडरेट टू सीवियर डिप्रेशन है, और 20 से 27 है तो उसका सीवियर डिप्रेशन। तो तीनों को ही हम लोग एक कैटेगरी में रखेंगे, उसको प्रॉपर सपोर्टिव काउंसलिंग करेंगे। जो ट्रेन काउंसलर्स और साइकोलॉजिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट है उससे हम लोग कनेक्ट कर देंगे।
हम लोग का जो मेंटल हेल्थ, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम चल रहा है, डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम चल रहा है, साइकेट्री डिपार्टमेंट रहता है हर हॉस्पिटल में, तो उसका साथ हम लोग कनेक्ट कर देंगे और उसको प्रॉपर काउंसलर्स जो ट्रेंड है उसमें उसका काउंसलिंग करेंगे। और पेशेंट का अगर इफ एविडेंस वो मिल रहा है तो उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे और साइकियाट्रिस्ट का पास भी रेफर करेंगे। वो फर्दर मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशंस करके उसका सिवियरिटी असेसमेंट करके उसके लिए जो डिप्रेशन का दवा है, एंटी डिप्रेसेंट जो अभी बोल चुका है, एसएसआरआई उसका अंदर एसिटामिनोफेन, सर्टलिन, एसएनआरआई उसका अंदर मिथाजिपिन, देन टीसीए, एमिट्रिप्टिन, वो साइकियाट्रिस्ट जो उसका पूरा सिचुएशंस देख के उसका फिजिकल कंडीशंस, वो क्या दवा मिल रहा है, उसका मेटाबॉलिक कंडीशंस क्या है, वो सब देख के वो हिसाब करके वो डिसाइड करके दवा ऐड करेंगे। और काउंसलर्स, एआरटी काउंसलर्स का काम है वो मॉनिटरिंग करना, दवा खा रहा है एआरटी, इसका साथ मेंटल हॉस्पिटल से और मेंटल क्लिनिक का जो साइकियाट्री डिपार्टमेंट से जो दवा दिया है वो खा रहा है, उसका भी मॉनिटरिंग जरूरी है। साइकोसोशल सपोर्ट चाहिए उसको देना, एक्सप्लेन अबाउट द डिप्रेशन एंड एश्योर दैट इट कैन बी मैनेज। डिप्रेशन मैनेज कर सकते हैं और होपलेस, हेल्पलेस, वर्थलेस अगर फील करते हैं तो डिप्रेशन का पार्ट है वो। ऐसे चाका का एक हिस्सा देखा है मगर ये घूम सकता है, दूसरे हिस्सा में आ सकता है, होपफुल हो सकता है, वो लगता है सब उसका पॉजिटिव आ रहा है और सब उसको सपोर्ट भी कर रहा है, ये फीलिंग्स आ सकता है, उसको ऐसे सपोर्ट देना पड़ेगा। काउंसलिंग एंड ट्रीटमेंट के जरूरी है, ये उसको समझना पड़ेगा। और उसका फैमिली मेंबर्स को भी आइडेंटिफाई करके केयर गिवर्स बनाना पड़ेगा, उसको बोलना होगा, उसको मेंटल सपोर्ट देने के लिए, हैप्पी रखने के लिए, उसको स्पेशल केयर रखने के लिए। सेल्फ मैनेजमेंट एंड स्किल्स, उसको एआरटी चलना चाहिए रेगुलर बेसिस में और उसको जिस भी इसमें प्लेजर मिलता है, इंटरेस्ट लगता है, हॉबीज है, उसके बारे में एनकरेज करना है डेली शेड्यूल बना के। जैसे हम लोग बोलते हैं आप नेक्स्ट 7 डेज में जो पहले आप पसंद करते थे अभी वो अच्छा नहीं लग रहा है, फिर भी आप कोशिश कीजिए वो एक एक चीज ट्राई करने के लिए। जैसे एक ही प्लांट घर में लगाइए, उस प्लांट में रोज पानी भर दीजिए। कोई आपका प्यारा सा कोई डॉल है उसको साथ लेकर बैठिए, खेलना नहीं है अच्छा है तो साथ में रखिए। जैसे कुछ मूवी है, कोई कॉमेडी मूवीज है वो अभी देखने का इच्छा नहीं है मगर वो मूवी चलाते रहिए और देखते रहिए, अच्छा नहीं लग रहा है फिर भी देखिए, अगर लग रहा है कभी टाइम में अच्छा तो उसको बार बार देखिए। तो ऐसे कुछ टिप्स हम लोग देते हैं। गेट रेगुलर एंड सफिशिएंट स्लीप एटलीस्ट 7 to 8 hours एंड फिजिकल एक्टिविटीज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नशा मुक्त रहना है और कोई भी सोच खुदकुशी करने का बारे में आएगा तो एआरटी काउंसलर्स और डब्ल्यू और कोई भी पीआर सपोर्टर्स और अदर मेंटल हेल्थ फैसिलिटीज पे इंफॉर्म करना है। उसका स्ट्रेस कमाने के लिए क्या क्या स्ट्रेस रिड्यूसिंग पॉइंट्स उसका पैदा करना है, स्ट्रेस क्या क्या है उसको आइडेंटिफाई करना है और उसको सॉल्व करने का टेक्निक जानना है। और उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स का एक तरीका है जिससे उसको प्रॉब्लम्स, इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स लेकर उसको उसका सॉल्यूशंस क्या है उसको हाल ढूंढना है और उसको एक साथ बिठा के डिस्कस करके एम्पैथिक वे में उसको सॉल्यूशन निकालना है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे बाइपोलर मूड डिसऑर्डर के बारे में। बाइपोलर मूड डिसऑर्डर हम लोग जानते हैं 10-fold हाई रिस्क है और जो इलनेस है उसका एग्जिस्टिंग इलनेस को और भी वर्सन कर देता है। मैनिया न्यूली कोई इन्फेक्शन हुआ, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होता है तो, और HIV जब पहले इन्फेक्शन होता है उस टाइम में डेलीरिया मैनिया हो सकता है। बाद में अगर कोई अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है और कोई भी ड्रग्स एआरटी चल रहा है उसका वजह से भी हम लोग पहले भी बोल चुका है मैनिया ऑनसेट कर सकता है। मैनिया का लक्षण क्या है? मैनिया का लक्षण है ज्यादा खुशी महसूस होना, अचानक उसका ज्यादा खुशी महसूस होना, बहुत इरिटेटेड, चिड़चिड़ापन होना और बहुत ही ज्यादा बड़ा बड़ा बात बोलना, और मैं देश का रखवाला हूँ, मैं एक बार हंसूंगा तो धरती हिल जाएगा, ऐसा कुछ बातें करना जो लगता है बहुत उसका पावर है, जो ओरिजिनली उसका जो पावर है उससे बहुत ही ज्यादा है, जो नॉट पॉसिबल बेसिकली। तो इसको कॉल मेगालोमैनिया। एंड
उसके ट्रीटमेंट क्या है? उसके ट्रीटमेंट मूड स्टेबिलाईजर्स हम लोग देते हैं और एंटीसाइकोटिक्स देते हैं। मूड स्टेबिलाईजर्स का अंदर हम लोग डाइवैल्प्रोएट देते हैं, हम लोग कार्बामाजेपिन देते हैं, लिथियम देते हैं। एंटीसाइकोटिक्स के अंदर ओलांजापिन देते हैं, हेलोपेरिडोल देते हैं, रिस्पेरिडोल देते हैं। लेट स्टेज में एड्स मैनिया होता है, जो डिफिकल्ट, वो बहुत डिफिकल्ट होता है ट्रीट में, उसका प्रोग्नोसिस भी बहुत पुअर होता है, वो मॉर्टेलिटी भी हाई होता है, और उसमें इरिटेबल मूड एंड साइकोमोटर स्लोइंग होता है। देखिए डायवलप्रेस अगर देखेंगे तो एक बात दिमाग में रखना पड़ेगा, उसका हेपेटिक फंक्शंस क्या है, क्योंकि हम लोग जानते हैं HIV पॉजिटिव पेशेंट्स दवा लेने से उसका तो हेपेटिक इम्पेयरमेंट का होने का चांस बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि कोमॉर्बिड हेपेटाइटिस बी सी इन्फेक्शन रह सकता है। वो अगर हेपेटाइटिस बी सी है तो उसका, उसके लिए उसका लिवर कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। वो सब्सटेंस यूज कर सकता है, दारू पी सकता है, उसके लिए उसका लिवर कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। और उसका सेट्रन चल रहा है, फ्लुकोनाजल चल रहा है, सब हेपेटोटॉक्सिक ड्रग्स है। ADD चलता है, वो भी हेपेटोटॉक्सिक ड्रग्स है, तो उसके लिए भी लिवर एंजाइम्स डिरेंजमेंट हो सकता है। तो अगर डाइवैल्प्रोएस देना है तो बिफोर दैट हमको देखना है उसका लिवर फंक्शंस का स्टेटस। फिर लिथियम, लिथियम के बारे में वो तो नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग है, सो जिसका किडनी ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो यूरिया क्रिएटिनिन देखकर ही हम लोग लिथियम देखेंगे। और हम लोग जानते हैं टेनोफोबिल भी नेफ्रोटॉक्सिसिटी करता है, तो इसीलिए लिथियम देने का पहले किडनी टेस्ट करना, किडनी का यूरिया क्रिएटिनिन टेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बामाजेपिन में स्किन रैशेज होता है, हिमोपोएटिक सिस्टम का डिप्रेशन भी करता है, सो ये भी दिमाग में रखना है। एटिपिकल एंटीसाइकोटिक में सेफ है ओलांजापिन, क्योंकि ये ब्रेन बैरियर क्रॉस करता है और बहुत अच्छा से वो सीडेशन और पॉजिटिव सिम्टम्स भी कमा देता है। मगर जिसका डायबिटीज है, जिन लोगों का शुगर हाई है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है, उन लोगों के लिए ओलांजापिन हम लोग नहीं यूज कर सकते हैं। उसके लिए क्विशेपिन बहुत सेफ है, क्विशेपिन हम लोग यूज करते हैं। उसके हम लोग कभी कभी अगर चाहे तो टिपिकल एंटीसाइकोटिक लो डोज में हेलोपेरिडोल बहुत ही लो डोज में हम लोग दे सकते हैं। ये छोड़ के हम लोग रिस्पेरिडोन, जिप्रासिडोन, एरिपीप्राजोल भी दे सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एंजाइटी डिसऑर्डर्स के बारे में। एंजाइटी डिसऑर्डर्स के सबसे इंपॉर्टेंट प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स है, ये पूरा जिंदगी भर ये दवाई खाना पड़ेगा। ये दवाई खाने का बाद भी, इतना दिन हम दवा खाएंगे बाद भी हमारा अच्छा नहीं होगा, रेमिशन नहीं आएगा, HIV कीड़ा को हम बॉडी से निकाल नहीं पाएंगे, ये सोच, ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी। और अगर दवा काम नहीं करेगा तो फेलियर हो जाएगा। दवा खाते खाते कभी कभी फेलियर की वजह से अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है, वो स्ट्रेस, और मेरा अंदर ये बीमारी है, वो सब कुछ चला जाएगा। सो ये जानना बहुत टेंशन हो जाता है। तो ये सब टेंशन के वजह से फियर ऑफ डेथ, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब उसका स्ट्रेस बढ़ा देता है और एंजाइटी प्रेसिपिटेट कर देता है। इसका साथ उसका पुअर सिंपल सपोर्ट, और ये पीले से भी अगर सिंगल रहता है और काम नहीं करता है, तो पहले भी हम लोग ये बात भी डिस्कस किया है, उसका एंजाइटी ज्यादा होता है। इसमें दो टाइप का होता है, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर है जिसका कोई वजह नहीं है, हर टाइम उसका पैल्पिटेशन, एंजाइटी, घबराहट, बेचैनी, रेस्टलेसनेस फील हो रहा है। और PTSD, जैसे उसको फ्लैशबैक, नींद में जैसे लगता है वो बैठे हुए उसको ऐसे ही मालूम हो रहा है, आंखों के सामने वो घटना हो रहा है, जिससे वो डरता है, चीखता है, चिल्लाता है, और कभी कभी हेलुसिनेट कर रहा है, तो इसके लिए नींद टूट जाता है, और बहुत ही ट्रॉमा का अंदर वो रहता है जिंदगी में। तो ये सब अगर है तो उसके लिए उसका एडहेरेंस फॉल हो जाता है, और उसको जो सिस्टम में वो है उसमें कोपिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और उससे रिलीफ पाने के लिए गलत दवा का इस्तेमाल कर लेते हैं कभी कभी, जैसे सीडेटिव्स, अल्प्राजोलम, लोराज़ेपम, इसका ओवरडोज करके सीडेटेड होने चाहते हैं, और उसका नशा का आदत पड़ जाता है, दारू पीते हैं, उसको लगता है दारू पीने से वो एंजाइटी खत्म हो जाएगा, उसके लिए ज्यादा दारू पीना स्टार्ट कर देते हैं। मगर ये सही नहीं है, उसको प्रॉपर साइकियाट्रिस्ट के पास भेजना पड़ेगा, वो असेसमेंट करके उसको जो एंग्जियोलाइटिक दवा और एंटी डिप्रेसेंट्स कभी कभी जरूरत पड़ता है तो वो देने से उसको इम्प्रूवमेंट होता है। एंग्जाइटी, स्पेशली PTSD वुमेन का अंदर ज्यादा होता है, और ये शुरुआत में जब HIV डिजीज का पता चलता है, जो उसका अंदर आया है HIV इलनेस, तब उसका PTSD जैसा फिनोमेना उसका अंदर में तैयार होता है।
इसके लिए हम लोग दवा देते हैं सर्टालिन, एसिटालोप्राम, व्हिच आर इफेक्टिव। और कभी कभी काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी हम लोग करते हैं। उसके रिलैक्सेशन थेरेपी, सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन, डिसऑर्डर्स के हम लोग बात करेंगे तो पैनिक अटैक उसका 4 टाइम्स कॉमन होता है आम जनता से। और क्वालिटी लाइफ बहुत खराब हो जाता है। एसएनआरआई, साइकोथेरेपी, ये सब हम लोग करते हैं। और सोशल फोबिया भी है, क्योंकि इंटरनलाइज स्टिग्मा के वजह से लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या भाव रहे हैं मेरे बारे में। लोग आदौ सोच नहीं रहा है, मगर उसको लग रहा है अगर बाहर जाएंगे तो वो बोलेंगे उसका अंदर एक खराब है, ये HIV बीमारी है। ये इसके लिए एक सोशल फोबिया भी तैयार होता है, उसके लिए भी प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड काउंसलिंग थेरेपी सपोर्ट जरूरत है। साइकोसिस, साइकोसिस बहुत साइकोसिस के HIV इटसेल्फ कैन कॉज साइकोसिस। साइकोसिस HIV इन्फेक्शन होने का बाद साइकोसिस हो सकता है, क्योंकि वो न्यूरो इन्फ्लेमेशन करता है, ऑलरेडी हम लोग बोल चुके हैं। और ये ड्रग्स के वजह से हो सकता है, और कंकमिटेंट इन्फेक्शंस के वजह से हो सकता है। हम लोग एंटीसाइकोटिक्स, हैलोपेरिडोल, ओलानज़ापिन ये सब दे सकते हैं। हमको दिमाग में रखना पड़ेगा, अगर टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स दे रहे हैं तो एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट्स हो सकता है। इसके लिए हम लोग ट्राइहेक्सिफेनिडिल ये सब दवाएं, एंटीकोलिनर्जिक एजेंट्स भी देना पड़ेगा। और मेटाबॉलिक साइड इफेक्ट जैसे हम लोग बात बता रहा था, ओलानज़ापिन ये सब दवा देने से मेटाबॉलिक साइड इफेक्ट जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, डिसलिपिडीमिया होने का चांस ज्यादा होता है। और सब्सटेंस इंड्यूस साइकोसिस भी होता है, मेटाम्फेटामिन, कोकेन, हेलुसिनोजेंस, इसके वजह से भी साइकोसिस डेवलप कर सकता है। सब्सटेंस अब्यूज इज द रूट ऑफ HIV इन्फेक्शन, हम लोग जानते हैं ये इंपॉर्टेंट वेक्टर है। और यूजुअली अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ सब्सटेंस वो आदमी इन्फ्लुएंस इम्पल्सिव हो जाता है, प्रॉपर प्रिकॉशंस नहीं लेते हैं, तो आंसर सेक्स और पार्टनर चॉइस गलत हो जाता है, वो मल्टीपल पार्टनर्स में चले जाते हैं, और HIV स्प्रेड होता है कम्युनिटी में। और HIV का साथ और भी सिफिलिस और STD, अदर STD का इन्फेक्शन हो जाता है। हम लोग जानते हैं 30% PLHAV और IDU, उसका अंदर क्या बाकी क्या हो सकता है, अल्कोहल ले सकते हैं, कैनाबिस ले सकते हैं, ओपियोइड, एम्फेटामिन, कोकेन, इनलैंड क्लब ड्रग्स लाइक मेथाम्फेटामिन, MDMA, LSD, ये सब भी ले सकता है। इनकी ड्रग यूज बार बार वो नशा करता है, कुछ दिनों के लिए छोड़ता है, फिर रिलैप्स हो जाता है, फिर रिहैब पे डाला जाता है। ऑलरेडी इसके बारे में हम लोग डिस्कस किया है। और हम लोग जानते हैं ये नशा जो आदमी लोग करते हैं, जो प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस को स्टिमुलेट करते हैं, वो रियार्ड सर्कुलेटरी पाथवे को अफेक्ट करते हैं। उसके लिए उसका जो बार बार नशा करने का चाहत बढ़ जाता है, वो उसका अंदर एंटी सोशल पर्सनालिटी और डिसरेस्पेक्ट, डिसोशल बिहेवियर, ये सब ज्यादा करते हैं। सब्सटेंस यूजर के लिए पूर हेल्थ आउटकम्स होता है, उसका वायरल लोड हाई होता है और एडियरेंस नहीं करता है। नॉन एडियरेंस के लिए उसका साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स होता है, कॉग्निटिव इंपेयरमेंट होता है, साइकोसोशल फैक्टर्स, हेल्थ बिलीफ्स, वो सोचता है जो वो सब करने से अच्छा होगा, मगर नहीं होता है। Patients provide us discussions on substance abuse जैसे greater likelihood intent treatment, and उसके वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या करते हैं, ड्रग्स को उसको प्रॉपर रिहेबिलिटेशन चाहिए, कोई सेंटर में उसको भर्ती करा के उसका डिटॉक्सिफिकेशन करना है, और प्रॉपर साइकेट्रिक सेटअप का साथ टैग करना है। फिर साइकेट्रिक हॉस्पिटल का जो सेंटर में कभी कभी भर्ती करा के उसको डिटॉक्सिफिकेशन करना है, फिर रिहेबिलिटेशन प्रोसेस में उसको डालना है, और हाई रिस्क बिहेवियर को कमाना है। क्रॉनिक ओपियोइड्स यूज के मिथाडोन और मेंटेनेंस प्रोग्राम में, ओपियोइड सब्स्टिट्यूशन प्रोग्राम में हम लोग दे सकते हैं, और वो डायरेक्ट ऑब्जर्व थेरेपी में हम लोग करते हैं। जैसे OST प्रोग्राम चलता है, नीडल एक्सचेंज प्रोग्राम चलता है, जिसमें रिस्क बिहेवियर धीरे धीरे कम होता है, और नशा मुक्ति करने के लिए उसको रिहेबिलिटेशन यूनिट में अल्टीमेटली भेज दिया जाता है। उसके लिए कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी एंड काउंसलिंग चलता है। डिप्रेशन, मूड डिसऑर्डर्स, एंजाइटी, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, स्लीप डिसऑर्डर्स, ट्रॉमा, PTSD, उसका ट्रीटमेंट करना है।
ट्रीटमेंट एडियरेंस हैज ए रोल इन ए डिक्रीजिंग न्यूरोकॉग्निटिव कोमोर्बिडिटी। अगर अच्छा से वो दवा खाएंगे, दवा का साथ जुड़ा रहेंगे और रेगुलर कोई दवा मिस नहीं करेंगे, एचआईवी का वायरल लोड कम रहेगा और सुस्त रहेंगे, शांत रहेंगे, सबके साथ खुल मिल के रहेंगे और खुद का कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और न्यूरोकॉग्निटिव जो इम्पेयरमेंट है, ब्रेन का जो प्रॉब्लम, ब्रेन का जो एरिया को एचआईवी इन्फ्लेमेशन करते हैं वो कम होगा। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, सोशल सपोर्ट, मोटिवेशनल एनहांसमेंट थेरेपी, डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी वो करना जरूरी है जिधर वो जरूरत है, और ओपियोइड सब्स्टिट्यूशनल थेरेपी का सेंटर है उधर भी उसको टैग करना है। एचआईवी इसका साथ तो कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए हैं, उसमें दवा नहीं खाना है, हाई रिस्क बिहेवियर करना है, हाई रिस्क बिहेवियर में खुद को इम्पोज करना है, एज नॉन एडियरेंस रहना है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कंडीशंस में इन्फेक्शन स्प्रेड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसका पर्सनालिटी चेंज करना हो जाता है, ड्रग यूज करने से मूड डिसऑर्डर्स हो जाता है, मैनिक एपिसोड्स होता है और उसके लिए खराब बर्ताव भी करता है। हम लोग जानते हैं स्पेशल पॉपुलेशन, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड वुमेन, चिल्ड्रेन, एडोलेसेंट्स एंड पेरेंट्स। मेंटल हेल्थ कंडीशंस चिल्ड्रेन एंड एडोलेसेंट्स के लिए हम लोग ये कुछ एरियाज है जो दिमाग में रखना पड़ेगा, जैसे परसिस्टेंट सैडनेस 2 सप्ताह के ज्यादा, withdrawing from avoiding social interactions, hurting oneself or talking about doing such, talking about death or suicide, outbursts or extreme irritability, out of control behavior that can be harmful, drastic changes in mood, behavior, personality, changes in eating habits, loss of weight, difficulty sleeping, frequent headache, stomach aches, difficulty concentration, the changes in academic performance, avoiding missing school. So these are the main important factors वो दिमाग में रखना है। सो पीएलएचएवी के वेलबींग के बारे में टिप्स क्या है? एडियरेंट रहना है, दवा अच्छा से खाना है, दवा अच्छा से खाने से वायरल लोड कम हो जाता है, वायरल लोड कम होने से एचएलवी इटसेल्फ बर्डन कम होगा बॉडी में, और वो ज्यादातर ब्रेन और न्यूरोकॉग्निटिव एरिया को इम्पेयरमेंट नहीं कर पाएगा, और उसका न्यूट्रिशन भी स्टेटस अच्छा रहेगा क्योंकि उसका अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन भी कम होगा, उसका न्यूट्रिशन अच्छा रहेगा, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन नहीं होगा, और वो उसका उसका मेंटल हेल्थ भी अच्छा रहेगा क्योंकि न्यूरो इन्फ्लेमेशन भी कम रहेगा। सो इसका मतलब ओवरऑल उसका वेलबींग फीलिंग होगा और उसको लगेगा ये वो दवा खाकर एक क्रॉनिकली मैनेजेबल इलनेस लेकर वो पूरी जिंदगी अच्छा रह सकता है, उसका बॉडी इमेज और बाकी 4-5 जो जनरल आदमी है वो उसका तरह ही हो सकता है। रेगुलर कन्वर्सेशन मेंटल हेल्थ के बारे में बोलना चाहिए और ड्रग यूज के बारे में डिस्कशन करना है। अगर ड्रग यूज कर रहा है तो उसको धीरे धीरे मोटिवेट करके और स्पेशलाइज हेल्प लेके उसको छुड़ाना भी है। जनरल जैसे एडिक्वेट स्लीप का जरूरत है, 6 to 8 आवर स्लीप इज रिक्वायर्ड। एक हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट इज रिक्वायर्ड फॉर गुड मेंटल हेल्थ, सोशल सपोर्ट एंड कॉन्फिडेंस, एंड ऑलवेज सपोर्टिव साइकोथेरेपी एंड रेस्ट्रिक्टेड स्क्रीन टाइम। मोबाइल ज्यादा यूज करना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाद में मगर आप काम में बिजी रहो, सबका साथ मिलजुल के रहो, और खुद कुछ जो कोशिश है, जो खुद का जो जो इच्छा है, जो हॉबीज है, उसको प्रैक्टिस करने का बहुत इंपॉर्टेंट एरिया इधर दिया जाता है। जैसे आपका हॉबीज क्या है वो आप वो सब चीज आपका जिंदगी में डेली रूटीन में ले आइए, और खुद का जो मी टाइम है वो भी स्पेंड करना है, और कुछ क्रिएटिव एरिया में खुद को ब्रेन को इन्वॉल्व करना है। सो स्क्रीन टाइम कमाना बहुत इंपॉर्टेंट, फेसबुक, मीडिया, गूगल, ये सब सर्च करने से इसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन जो मिस इंटरप्रिट होता है और उसके लिए डर, भय, एंजाइटी और भी ज्यादा तैयार होता है। सो कंक्लूजन में हम लोग क्या बोलेंगे? साइकियाट्रिक इलनेस इज कॉमन इन पीएलएचआईवी और उसपे बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, और कॉजेज फोर अगर उसका एड्रेस नहीं किया जाता है तो उसका आउटकम बहुत पोर होता है, जैसे एडियरेंस खराब हो जाता है, वो जल्दी एड्स कंडीशन पे पहुंच जाता है। पुअर एडियरेंस डिप्रेशन का वजह से जो इम्पोर्टेंट है ट्रीटमेंट का बैरियर, उसमें कॉस्ट ज्यादा, हेल्थ कॉस्ट
इनएक्टिव सर्विसेज ज्यादा इन्वेस्ट हो जाता है। मेंटल हेल्थ स्क्रीनिंग इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल PLHIVs। वो PHQ-9 जो क्वेश्चनियर है काउंसलर लोग को, सब पहले 2 क्वेश्चन, उसके बाद बाकी अगर पॉजिटिव एक भी आया तो बाकी जो 9 क्वेश्चन है उसको स्क्रीन करना है HIV ट्रीटमेंट शुरू होने का टाइम में, फिर 6 मंथ्स, एवरी 6 मंथ्स। और अगर माइल्ड है तो हम ART में काउंसलर लोग काउंसलिंग कर पाएंगे। मॉडरेट सीवियर, माइल्ड टू मॉडरेट, मॉडरेट टू सीवियर, वेरी सीवियर अगर है तो उसको साइकेट्रिक सेटअप का साथ उसको लिंकेज कराना है और उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट, काउंसलिंग, मेडिकेशंस और फॉलोअप करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका साथ उसका गार्जियन और PLHIV का जो गार्जियन है और जो फैमिली मेंबर्स है उसको भी मेंटल हेल्थ का अवेयरनेस करना है। मानसिक बीमारी भी एक दूसरा बीमारी का तरह है जिसका इलाज संभव है। ये कोई गुनाह नहीं है, ये कोई अपराध नहीं है, ये कोई जन्म का पाप नहीं है। ये इसका भी बायोलॉजिकल फैक्टर पॉजिटिव एजेंट्स है और इसका भी ट्रीटमेंट जरूरी है। इसका ट्रीटमेंट होगा तो ये अच्छा हो जाता है। दवा खाना पड़ता है, कभी तो काउंसलिंग लेना पड़ता है और सबसे इम्पोर्टेंट बात है फैमिली मेंबर्स और बाकी सबका व्यवहार, सपोर्ट, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये करने से वो सुस्त रहेंगे मानसिक तरीके से और शारीरिक तरीके से। थैंक यू। ये पोस्ट टेस्ट है। नहीं है सर वो। ठीक है, ओके, थैंक यू। Thank you so much, sir. Any questions from the participants? You can unmute your mic or you can type in the chat box. So I don't think there are any questions. Thank you so much for this informative session and for the detailed explanations for each slide. थैंक यू मैम। Thank you, sir. Thank you to all the participants for patient listening. Sorry, we have extended the timeline. We'll conclude this session now. Thank you.